So shall we start? क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? Okay, so good morning to all of you. So ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं. बन्ना जी, साक्षी कुमावत, लविशा, अंजलि, कुणाल, अखिल, सारिका, सभी को गुड मॉर्निंग. सो दोस्तों, वेलकम टू मॉड्यूल 2. सो आफ्टर, यानी मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने पहले मॉड्यूल 1 दिया है, सो आफ्टर सक्सेसफुली गिविंग योर एग्जामिनेशंस ऑफ मॉड्यूल 1, नाउ इट्स टाइम टू बिगिन विद मॉड्यूल 2. बहुत अच्छी बात सबसे पहले सभी ने की है कि एग्जामिनेशन के बाद बिना टाइम गवाए मॉड्यूल 2 की पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है. क्योंकि दिक्कत ऐसे है कि बच्चे मॉड्यूल 1 की एग्जामिनेशन देने के बाद कश्मकश में होते हैं. क्या हम पहला कश्मकश ये होता है कि क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे. ये सबसे पहला कंफ्यूजन होता है. दूसरा कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्लियर होता है लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है, 25 अगस्त तक इंतजार करना पड़ता है. और दूसरा कश्मकश ये है, अगर हम क्लियर नहीं होते हैं तो फिर बाद में हम मॉड्यूल 1 दे, मॉड्यूल 2 दे या क्या करें. तो इसके चलते कुछ नहीं करते. कुछ न करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है. उसमें से कुछ करने वालों की संख्या जो मेरे सामने बैठी है, कुछ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ चुके हैं. बहुत ही सही निर्णय लिया है आपने, क्योंकि समय है अपने पास अभी भी. अभी जून से लेके 15 जून से लेके 25 अगस्त तक, यानी अप्रोक्सीमेटली वी आर हैविंग 2 मंथ्स. अगर आपके मन में थोड़ी भी ऐसे ख्याल आता है कि नहीं मैं फेल हो सकता हूं, तो यू कैन स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ मॉड्यूल 1 साइमल्टेनियसली. ठीक है, आप लोगों को मॉड्यूल 1 अच्छे से याद भी रहता है, याद भी है बहुत सारी चीजें. एक हाथ पेपर बिगड़ गया होगा तो साइमल्टेनियसली रिवीजन शुरू कर सकते हैं मॉड्यूल 2 की पढ़ाई के साथ. जब तक 25 अगस्त तक आपका रिजल्ट आए, तब तक आपका मॉड्यूल 2 का 50% तक, 50% या उससे ज्यादा सिलेबस आपका मॉड्यूल 2 का कवर हुआ होगा. तो रिजल्ट के बाद आप फिर ये मॉड्यूल 1 के रिजल्ट तक, 25 अगस्त तक मॉड्यूल 1 के 2 सब्जेक्ट अगर रिवाइज करके रखते हो, तो बाद में 2 ही सब्जेक्ट रिवाइज करने के बाकी रहेंगे, और मॉड्यूल 2 का या दोनों मॉड्यूल एक साथ भी दे सकते हो. ये एकदम वर्स्ट सिनेरियो. इफ इन केस आपका मॉड्यूल 1 क्लियर नहीं होता, तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान. ठीक है, अब जो बच्चे कुछ करते ही नहीं है, यानी वो मॉड्यूल 2 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं और सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते रहते हैं, मॉड्यूल 2 स्टार्ट न करने की वजह से घर पे बैठे रहते हैं और 2 महीने बस एक ही चीज करते हैं, चिंता. दैट्स इट, कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा. बुक्स लेते हैं और फिर तब ख्याल आता है नहीं मैं पास हो जाऊंगा. और जब मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करने की सोच आती है मन में, नहीं मॉड्यूल 1 में मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं मॉड्यूल 2 स्टार्ट नहीं करूंगा. तो ना मॉड्यूल 1 का प्रिपरेशन होता है, ना मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन होता है. कुछ भी नहीं होता, 2 महीने वेस्ट हो जाते हैं. उससे अच्छा ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है. सो स्टिक टू दिस ऑप्शन. बिल्कुल दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना. ओके, अब मॉड्यूल 2 की बात करते हैं अपन. मॉड्यूल 2 है कैसा? मॉड्यूल 2 जो 4 सब्जेक्ट्स है, इसमें से 2 सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल है, 2 सब्जेक्ट्स थियरी है. और उसमें से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसको आप में से कई सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. ओके, वो है अकाउंट्स. ओके, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है. अकाउंट्स ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये टोटली डिफरेंट है. जो आप 11th और 12th में अकाउंट्स पढ़ते हो, इससे कई गुना सिंपल है. सो आप बचपन में वो पार्टनरशिप पढ़ते हो, पार्टनरशिप शायद ऑप्शन में होगा, शायद गुडविल का एंट्री. नहीं सर, याद मत दिलाओ सर गलती से भी. ओके सर, वो हमारा ऑप्शन नहीं था. वो पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्कुल है नहीं. प्रोपराइटर का फाइनल अकाउंट, जिसमें हमें रखना पड़ता था कि एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का हुआ करता था, और क्लोजिंग स्टॉक के हम 2 इफेक्ट्स देते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट. ऐसा इतना रट लिया था ना हमें सर, यानी ऐसा आप जगा दोगे ना रात में भी, तब भी हम बता देंगे कि बैड डेट्स के कितने इफेक्ट होते हैं. ओके चलो, सो ये वाला अकाउंट्स यहाँ पे नहीं है, पहली चीज. सो डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत कर देते हैं कि अकाउंट्स में जो आपने वहां पे पढ़ा होगा, शायद
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट के बारे में पढ़ा होगा। सो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स और ये अकाउंट्स टोटली डिफरेंट है। यानी जो 11th और 12th में आप अकाउंट्स पढ़ते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका बहुत ही कम है। ओके, एंड एज फार एज आवर कोर्स इज कंसर्न, क्या हम प्रोप्राइटर के कंप्लायंसेस करने वाले हैं, पार्टनरशिप के कंप्लायंसेस करने वाले हैं, या कंपनी के कंप्लायंसेस करने वाले हैं? बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी, आवर फोकस इज मोर ऑन कंपनीज। तो ये प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग और पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हमारी कुछ काम का नहीं है। तो हमें जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग सीखना है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम भी कंपनी अकाउंट्स है। तो यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड जो जो अकाउंटिंग है वो आप सीखोगे। अब ये अकाउंटिंग सीखते वक्त you are going to learn this accounting by applying the provisions of company law. कंपनी लॉ शायद सभी ने सीखा है, सीखा है कंपनी लॉ। ओके, सो ऑन है ऑफ है? नहीं, ग्रीन लाइट नहीं दिखाई दे रही है। ओके, मोबाइल है किसी के पास? नहीं तो बुक चलेगा, वो बुक दे दो। नहीं ठीक है, अरे यार बढ़िया है। यहाँ पे मैं डर गया थोड़ा इन लोगों की हाइट देख के, और एक कोई आया था बंदा जिसकी हाइट कौन था, शायद वो ग्रुप में है, मेरे से इतना लंबा था। ओके चलो, सो हाँ, सो अब हो गया ऑन, ये प्रोजेक्ट ऑन हो गया ना, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे जो आपको अकाउंट्स पढ़ना है ना वो कंपनी वाला अकाउंट्स पढ़ना है, जो शायद ही आपने पढ़ा होगा इसके पहले, या इसमें से कुछ अंश आपने 11th 12th में, कुछ लोगों का अलग अलग बोर्ड होता है, कुछ लोग महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े होंगे, कुछ लोगों का सीबीएसई वाला बोर्ड होता है, कुछ लोगों का कुछ आईसीएसई वाला, कुछ अलग अलग बोर्ड्स। 11th और 12th में आपने, कुछ लोगों को शेयर कैपिटल नाम का एक टॉपिक था, है ना 11th 12th में, शेयर कैपिटल, जिसमें कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो भी चिंता मत करो, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। सो दोस्तों वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने इसके पहले कभी पढ़ी नहीं है, जैसे कंसोलिडेशन, कंपनी के होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। देन ऐसे भी कुछ टॉपिक हैं अंडर राइटिंग जैसे, ठीक है, डिवेंचर्स जैसे, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने शायद इसके पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, वो यहाँ पे पढ़ोगे। अब पढ़े भी होंगे तो आपने कंपनीज एक्ट की प्रोविजन अप्लाई करके उनको पढ़ा नहीं है। जैसे कि मॉड्यूल 1 में आपने कंपनी लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन उसमें थियरी में पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बायबैक की प्रोविजंस आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होगी, है ना। बायबैक कैन बी मेड आउट ऑफ रिजर्व्स और बायबैक कैन बी मेड आउट ऑफ फ्रेश इशू। पोस्ट बायबैक द कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। ओके, तो ये आपने कंपनी लॉ में इसमें से कुछ कुछ प्रोविजन शायद पढ़ी है, जिन लोगों का मॉड्यूल 1 हुआ है, शायद बायबैक नाम की कोई चीज है अपने सिलेबस में। तो ऐसे कुछ आपने चेहरे पे कुछ ऐसे तो एक्सप्रेशन दीजिएगा जिससे मुझे लगे कि आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, और अभी अभी पेपर दिया है तो थोड़ा तो याद आना चाहिए। बोनस इशू पढ़ा है? बोनस इशू क्या होता है? पैसे लेके शेयर्स देते हैं, नहीं देते हैं तो शेयर्स नहीं देते, सिर्फ पैसे लेते हैं, तो क्या करते हैं? ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करता है। किस में से इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू? रिजर्व्स में से, है ना। तो एग्जैक्टली रिजर्व्स में से शेयर इशू करना है, एग्जैक्टली क्या होता है, रिजर्व्स यूटिलाइज करना है, नहीं क्या, ये आपने कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा। बायबैक रिजर्व्स में से हो सकता है, तो रिजर्व्स में से कैसे बायबैक किया जाता है, नहीं पढ़ा। सिर्फ कंपनी लॉ में ये कहा है कि बायबैक रिजर्व्स में से किया जाता है, या बायबैक फ्रेश इशू से किया जाता है। तो बायबैक के लिए फ्रेश इशू की क्यों जरूरत है, या रिजर्व्स यूटिलाइज करने हैं, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ये आपका कंपनी लॉ नहीं बताता आपको। तो ये समझने के लिए आपको ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कई सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं हम तो अकाउंटेंट है नहीं, हमारा और अकाउंट्स का कोई संबंध नहीं है, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हमें क्यों अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, द ओनली रीजन और हियर इज कि आपने जो कंपनी लॉ में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कल जाके सीएस बनोगे कंपनी में, अगर आपको पूछेंगे कि भाई रिजर्व्स क्यों यूटिलाइज करते हैं, आप क्या बोलेंगे? कंपनी लॉ में लिखा है इसलिए रिजर्व्स यूटिलाइज करते हैं। रिजर्व्स यूटिलाइज करना यानी क्या? फ्री रिजर्व्स यानी क्या? जैसे आपने डिविडेंड की प्रोविजंस पढ़ी, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, इट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ नॉन फ्री रिजर्व्स। तो ऐसा क्यों है, ये आपके कंपनी लॉ में नहीं बताया, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी आप मॉड्यूल 2 में पढ़ोगे, नॉट ओनली अकाउंट्स,
बट जो भी मॉड्यूल 2 में पढ़ने वाले हो ना, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर यू आर स्टडीड इन मॉड्यूल 1 एंड मोर देन दैट। जो भी मॉड्यूल 1 में पढ़ा है या उसके अलावा भी कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये आप मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। यानी मॉड्यूल 2 हम कह सकते हैं इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मॉड्यूल एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में थियरी है और मॉड्यूल 2 में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए मॉड्यूल 2 बिकम्स इंटरेस्टिंग। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है मॉड्यूल 2 के चलते, दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो इट्स डिफिकल्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मॉड्यूल 2 पास होना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मॉड्यूल 1 से काफी आसान हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू के सब्जेक्ट की खासियत जानती हो, प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट्स है और दोनों में एमसीक्यूज है। ठीक है, अकाउंट्स भी आपका एमसीक्यू बेस्ड है, एफएम भी आपका, एफएमएसएम भी आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो यहाँ पे जैसे मॉड्यूल 1 में टैक्स में 100 एमसीक्यूज आते हैं, यहाँ पे भी 100 एमसीक्यूज है आपको। तो इसमें एडवांटेज क्या है, 100 में से अगर आपने 60-70 एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर लिए तो उसमें से 50-55-60 नंबर आपको आराम से आ जाते हैं। एग्रीगेट होना काफी आसान हो जाता है। जैसे कि अभी मॉड्यूल 1 में एक हाथ पेपर तो इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट 3 थियरी पेपर है, 3 थियरी पेपर में से एक पेपर डिफिकल्ट पूछ लेती है, उसमें 40-42 मार्क्स आ जाते हैं। और बाकी थियरी पेपर में भी ऐसे नहीं कि 70-80 मार्क्स आएंगे। अभी पेपर लिखने के बाद इतना तो आइडिया आपको आया ही होगा कि 70-80 मार्क्स इज ए मिथ। हाँ, आते हैं बच्चों के, ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत कम बच्चों के आते हैं और उसके लिए पेपर भी उस टाइप का लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है, हम सभी लोग प्रिपरेशन करके जाते हैं, लेकिन उस 3 आवर्स में अपना माइंडसेट कैसे होगा ना, ये अपने को पता नहीं होता। बहुत बार अपने को आता होता है, लेकिन अपन वहां पर डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, गलती से गलती कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है और थियरी पेपर में कहीं ना कहीं आउट ऑफ आउट मार्क्स कोई भी एग्जामिनर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपने भले ही एक क्वेश्चन 10 मार्क का दिखा होगा, उसमें आपको 4, 5, 6 मार्क्स दे देंगे। तो इसलिए ना थियरी पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत, रादर मॉड्यूल 1 में सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो एग्रीगेट में आती है, क्योंकि 3 थियरी पेपर होने की वजह से 60 अबव मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी पेपर में। वो मॉड्यूल 2 के साथ नहीं होता। मॉड्यूल 2 में यहाँ पे 2 एमसीक्यू सब्जेक्ट होने के बाद दोनों में से कोई ना कोई एक एमसीक्यू सब्जेक्ट में तो आपका एग्जामिनेशन आ ही जाता है और इसलिए आपका एग्रीगेट भी आसान हो जाता है। तो कंपैरेटिवली मॉड्यूल 2 में पास होना काफी आसान है। तो इसलिए पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉड्यूल 2 के बारे में बिल्कुल टेंशन फ्री पढ़ाई करना। ओके, सो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पहला लेक्चर जो है वो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सीएमए का जो सब्जेक्ट है उससे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस में सीएमए पे देता हूँ। तो सीएमए के बारे में पहली चीज, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, सो पहला पार्ट अकाउंट्स का है, दूसरा पार्ट कॉस्टिंग का है। ओके, पहला पार्ट अकाउंट्स का है और दूसरा पार्ट कॉस्टिंग का है। तो जो पहला पार्ट अकाउंट्स का है उसमें तो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ते वक्त यानी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स ओनली। ठीक है, कॉस्टिंग बाद में होगा। पहला पार्ट जो अकाउंट्स का है दोस्तों, उसमें बहुत सारी बच्चों का ये क्वेरी होता है, सर हमें अकाउंट्स का कुछ भी याद नहीं है। 11th-12th में हमने अकाउंट्स में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, यहाँ से हमारी शुरुआत है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सर अकाउंट्स ऑप्शन में था या सीएसईटी में अकाउंट्स नहीं था, इसलिए हम वो भूल चुके हैं अकाउंट्स के बारे में। तो क्या है, यहाँ पे बेसिक से कवर किया जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे सब कुछ आपको बेसिक से कवर किया जाएगा। तो इसलिए अब कुछ बच्चे ऐसे भी पूछते हैं, सर 11-12 की बुक्स ओपन करके देखने की जरूरत है क्या? कुछ ओपन करके देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आपको अकाउंट्स का ये भी नहीं आता होगा तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, अकाउंट्स में जो भी मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा वो घर पे जाके आपने फिर से एक बार खुद से सॉल्व करना है। जो भी हम क्लास में सॉल्व करेंगे, क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट्स की, तो घर पे जाके एक ही चीज करना है, बस जितना भी हमने सॉल्व किया उतना सॉल्व करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द सब्जेक्ट। सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट के बारे में दे देते हैं। शुरुआत करें? तैयार हो? ओके, ये बताने की जरूरत नहीं है हमें सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नोटबुक सेपरेट अकाउंट्स की होनी जरूरी है। ठीक है, सो कम से कम 400 पेजेस की नोटबुक हमारी भरने वाली है। 200-200 पेजेस की 2 नोटबुक चाहिए। नई नोटबुक बनाना, मॉड्यूल 1 का बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इतना भी पैसा मत बचाओ। ठीक है, सो मैंने देखा है लोग अपनी शादियों में बहुत पैसा उड़ाते हैं। अगेन सो इतना पैसा आपको जितना शादी में खर्च होने वाला है, उससे 1% भी खर्चा नोटबुक पे नहीं लगने वाला। अगेन सो कृपया करके एक नई नोटबुक बना लीजिएगा अगर अभी तक बनाई नहीं होगी। कैलकुलेटर की जरूरत है हमें, वी नीड कैलकुलेटर्स। सो डेली कैलकुलेटर्स के ऊपर कैलकुलेशन होने वाला है, तो मोबाइल के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। मॉड्यूल 1 में टैक्स के वक्त मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, आई बिलीव आप सभी को याद होंगे। ओके, सो ऑनलाइन वालों आप भी सुन रहे हो आई बिलीव। ओके, सो यहाँ पे ऑनलाइन वाले प्रीति इंगोले जी, निकिता, ओके चलो। सो
लेट अस बिगिन। अब कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का ये जो सब्जेक्ट है अपना, ठीक है। सो कॉर्पोरेट मतलब, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब कंपनी का अकाउंटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उसमें कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट है। ऐसे दो सब्जेक्ट को बेसिकली क्या था ना पुराने सिलेबस में, यानी ये जो सिलेबस आया है इसके पहले ओल्ड सिलेबस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, यानी अकाउंट्स अलग था और कॉस्टिंग अलग था। लेकिन न्यू सिलेबस आने के बाद जिसमें एमसीक्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें कॉस्टिंग और अकाउंट्स दोनों को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाया गया। हाँ, लेकिन ये सब्जेक्ट बनाते वक्त ऐसे नहीं कि वहां का 100 मार्क्स का कॉस्टिंग और 100 मार्क्स का अकाउंट पूरा मर्ज किया, नहीं। उसमें से जो रिलेवेंट टॉपिक थे वो रखे और इंस्टीट्यूट को लगा कुछ टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है इसलिए वो छोड़ दिए। तो ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स में, इसमें ऐसे कह सकते हैं हम दो पार्ट्स हैं। जैसे टैक्स में दो पार्ट्स थे, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स के लिए। तो वैसे यहाँ पे भी अकाउंट्स कितने मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग 50 मार्क्स के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वेटेज जो है वो थोड़ा सा अलग है। अकाउंट्स के लिए 60 मार्क्स का वेटेज है और कॉस्टिंग के लिए 40 मार्क्स का वेटेज है, 60-40 ऐसा डिवीजन है, ठीक है। सो वी आर ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स। लेकिन इसमें भी बच्चे पूछते हैं सर थियरी कितना आता है, प्रैक्टिकल कितना आता है, बता दें। अकाउंट्स सॉरी कॉस्टिंग में आउट ऑफ 40 मार्क्स 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, 30-35 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, 5-10 मार्क का थियरी। वहां पे 60 में से 30 मार्क्स थियरी होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। ओके, सो तकरीबन 30 से 40 मार्क के कम से कम थियरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम बता रहा हूं। 30 से 40 मार्क्स के टोटल, इन टोटल 30 to 40 मार्क्स के थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और 50 to 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब ये फिक्स्ड वेटेज नहीं है, ये वेटेज वेरी हो सकता है। हो सकता है ऐसे थोड़ा थियरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे, प्रैक्टिकल ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछती है, ऐसा नहीं होता है। थियरी के ऊपर इंस्टीट्यूट का फोकस होता है। अब थियरी में भी इंस्टीट्यूट क्या पूछती है वो भी बताता हूं। आपने जो कंपनी लॉ में प्रोविजंस पढ़े हैं, ठीक है, कंपनी लॉ में प्रोविजंस पढ़े हैं, वो प्रोविजंस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं जो हम अकाउंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कंपनी लॉ अगर आपको अच्छे से याद है तो यहाँ पे थियरी सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका यहाँ पे सिक्योरिटी लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो मॉड्यूल 2 में, उसमें से कुछ कुछ थियरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट्स का थियरी कम होता है और कंपनी लॉ, देवी जी गलत दरवाजे से आ रहा है। ओके, ये साइड से देवी जी, हाँ आवाज सुनाई दी। ओके, हाँ चलो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं। ओके, हाँ भाई साहब, तो हाँ, तो पाठक जी आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे थियरी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज क्या कितना है, दोनों में मिला के याद रखिए। वेरी गुड बेटा, 40 से 50 मार्क की आती है। इस बार थियरी आई थी, अच्छी खासी थियरी आई थी और इजी थी इसमें, ठीक है। सो बहुत सिंपल सिंपल प्रोविजंस थे। ओके, और प्रैक्टिकल्स भी आते हैं। अब जैसे मैंने आपको टैक्स के वक्त बताया था कि टैक्स में आपको फोकस किस पे करना था, जीएसटी पे। एग्जामिनेशन में भी पासिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी जो बताई थी, जीएसटी का पेपर काफी आसान होता है, उसमें स्कोर होता है अच्छा खासा। तो पहले जीएसटी सॉल्व करना था और बाद में इनकम टैक्स, ये एकदम स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया था, साल भर भी बताया था। शायद इसका फायदा हुआ होगा आपको एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे भी पहले लेक्चर में आपको इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं, कॉस्टिंग का पेपर 40 नंबर का काफी आसान होता है, ठीक है। स्कोरिंग है, अकाउंट्स भी स्कोरिंग है, ऐसा नहीं कि अकाउंट स्कोरिंग नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में ना बच्चे डर जाते हैं। तो जैसे मैंने वहां पे बताया था इनकम टैक्स जो 50 नंबर के लिए पूछते हैं वो वाकई डिफिकल्ट होता है, पेपर भी डिफिकल्ट है और सिलेबस भी बहुत बहुत वास्ट है। वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 60 मार्क्स के लिए 6 से 7 टॉपिक, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे सिलेबस लिमिटेड है, ठीक है, सिलेबस भी लिमिटेड है, स्कोरिंग भी अच्छा होता है। बस एक ही चीज होती है, बच्चे अकाउंट से डर जाते हैं, डरना नहीं है। तो अकाउंट्स भी स्कोरिंग है, कॉस्टिंग भी स्कोरिंग है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन जितना मैंने बच्चों का ट्रेंड देखा है, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद कॉस्टिंग। कॉस्टिंग से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये 40 में से 30-35 नंबर लेके आते हैं। तो इसमें अगर आपको 30-35 नंबर मिलते हैं और उसमें 60 में से 30 नंबर भी मिलते हैं, तो भी अपने को जितने मार्क्स चाहिए उतना मिल जाएंगे, 60 नंबर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये तो ये सब्जेक्ट में पढ़ाते वक्त आपको
एमसीक्यू पैटर्न है इसके लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए बहुत बच्चे मेरे लेक्चर में बैठते वक्त उनको लगता है कि मैं सर सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यानी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये है कि ये डिटेल पढ़ाता हूं मैं, यानी मैं सॉल्व करवा के लेता हूँ सारे अकाउंट्स के प्रॉब्लम में, पहले डिटेल सॉल्व करवा के लूंगा और उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इसके पीछे उद्देश्य समझ लीजिएगा। एग्जामिनेशन तो आप पास हो जाओगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कोई दोहरा ही नहीं है। अभी तक कई सारे बच्चों ने एग्जामिनेशंस लाए, लंबी लिस्ट एग्जामिनेशंस की। जब आप सीएस बनोगे, सीएस बनने के बाद जब आपको यानी ज्यादा करके आपको काम 80% ऑफ द वर्क इज रिलेटेड टू कंपनीज, एक्चुअल कंप्लायंस करने हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि उनका अकाउंट्स वीक होने की वजह से दे आर अनेबल टू आंसर क्लियर द इंटरव्यूज एज वेल। ठीक है, फॉरगेट अबाउट कि काम करते वक्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन छोड़ दो, इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन भी क्लियर नहीं कर पाते। तो सीएस पास भी होंगे, पगार पानी अच्छी नहीं मिलेगी, तो फायदा क्या ऐसे सीएस बन के। तो इसलिए ऐसा मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे इसी के ऊपर फोकस करते हैं, थियरी पढ़ के जाते हैं और पास हो जाते हैं, ऐसा मत करना। पहली और आखिरी बार आप आपके जीवन में अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, ये चीज याद रखो। सीएस प्रोफेशनल में अकाउंट्स नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में अकाउंट्स तो था ही नहीं ना, सीएस ईईटी में अकाउंट्स था। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू, यानी और आपके ग्रेजुएशन में भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कई सारे टॉपिक्स नहीं है, और थोड़े बहुत होंगे भी तो भी जो प्रोफेसर आपको पढ़ाता है वो कंपनी लॉ के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाता नहीं, वो सिर्फ अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाता है। तो यहाँ पे आप फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, सो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, सिर्फ एमसीक्यू ओरिएंटेड मत पढ़िएगा। ओके, चलो ना मैं पढ़ाऊंगा ना मैं आपको वो आदत लगाऊंगा। ओके चलो, सो ओल्ड सिलेबस, फॉरगेट अबाउट ओल्ड सिलेबस, नाउ लेट अस बिगिन। अब जैसे कि आप में से कुछ लोग मुझे भली बात ही जानते हो कि अपन टाइम पास बहुत कम करते हैं लेक्चर में। तो ऐसा नहीं है कि पहला दिन है तो बस इंट्रोडक्शन होगा और कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। पहले दिन से ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिलेबस। ठीक है, सो और जैसे कि मॉड्यूल 1 में हमने आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने अलॉन्ग विद रिवीजन रिहा कर दिया था एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले। वैसे यहाँ पे भी टारगेट है कि आपकी एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 में आप देने वाले हो, तो दिसंबर 22 के 2 महीने पहले, मतलब दिसंबर नवंबर से पहले क्या आता है, अक्टूबर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर वी विल रिलीज यू। ओके, मिड ऑफ अक्टूबर टारगेट है, इनफैक्ट दिवाली से पहले आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करके सेल्फ स्टडी के लिए पर्याप्त समय देंगे। ठीक है, सो इसके लिए आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, यानी रेगुलरली अटेंड करते रहिएगा लेक्चर्स, बिल्कुल मिस मत करना। बाकी सब हम पे छोड़ दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझाने की बात ठीक है हम पे छोड़ देना, हम पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ओके, रोशनी सिंह जी गुड मॉर्निंग, देवी जी आपका स्वागत है। ओके, सो हाँ, सो देवी और सज्जनों, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं ना। जो 100 नंबर के लिए आपको 100 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें निगेटिव मार्किंग है, शायद ये सभी को पता है। ओके, सो निगेटिव मार्किंग तो भी एक बार दोहरा देते हैं। अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, 4 एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, तो आपका 1 मार्क कटेगा, यानी 0.25 वाला निगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए आपने वही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो। एमसीक्यू पेपर में ये जरूरी नहीं है कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, 100 में से 60-70 मार्क्स का भी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो 55-60 मार्क्स आते हैं। हाँ, इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कोशिश बस उन्हीं क्वेश्चंस पे करना। देखो, कोशिश हमेशा उस पे करनी जरूरी है, ठीक है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसके ऊपर मेहनत देके फायदा नहीं है जिससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये जिंदगी का सिंपल सा नियम है। ठीक है, ओके, सो दोस्तों, इसलिए 100 नंबर के एमसीक्यूज में से, ठीक है, मैं तो कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा आप 100 के 100 अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको लगता है 10-15-20 एमसीक्यू बन नहीं रहे, तो जय माता दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हर जगह ट्राई करना नहीं चाहिए राम रंग जी। ओके, है ना। तो इसलिए जितने आते हैं उतने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी छोड़ दिए तो भी चलेगा। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। अकाउंट्स के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स। और अकाउंट्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। ओके, अब बुक्स अगर अभी तक मिली नहीं होगी तो ऑफिस में से बुक्स कलेक्ट कर लेना। ऑनलाइन वालों, आपको बुक्स आपके एड्रेस पे बहुत जल्द डिलीवर हो जाएगी, शायद डिस्पैच शुरू भी हो गया है, टीम ने डिस्पैच कर दिए, कुछ पार्सल्स पहुंच भी रहे हैं। सो तब तक के लिए मैं आपके साथ सॉफ्ट कॉपी पहले टॉपिक की शेयर करूंगा ऑनलाइन वालों। तो
यानी उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो वो आप अपने ग्रुप में, मॉड्यूल 2 का ग्रुप है, मॉड्यूल 2 का ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो क्लास के नंबर पे फोन करके मॉड्यूल 2 का जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको आपके साथ कुछ ये जो सॉफ्ट कॉपी है पहले टॉपिक की वो शेयर कर लूंगा, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन तो ऑलरेडी एक्सेस मिल गया होगा, तो उसमें भी सॉफ्ट कॉपी है ही। अगर नहीं मिला होगा तो ऑफिस में से लोगों के साथ संपर्क करके आप मोबाइल एप्लीकेशन पे एक्सेस ले लीजिएगा। सो शैल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक? सभी लोग तैयार हो? चलो, फिलहाल टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना है पहले 5-6 दिन के लेक्चर्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेयर्स के बारे में आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। शेयर मतलब क्या, ये सभी को पता है। व्हाट इज बाय शेयर? शेयर इज शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनी के शेयर कैपिटल में आप आपका एक छोटा सा हिस्सा, पार्ट, दैट इज नोन एज शेयर। ओके, सो जब भी कोई लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी, इनफैक्ट कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है, प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करना अलाउड है या नहीं है? क्या प्राइवेट कंपनी जनता जनार्दन को शेयर्स इशू कर सकती है, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं। कौन सी कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है? यस, ओके, पब्लिक कंपनी कैन ओनली गो फॉर पब्लिक इशू। सो जब भी लिमिटेड कंपनीज पब्लिक इशू के लिए जाती है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर दैट यू आर स्टडीड इन कंपनी लॉ? क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? यस, ओके, आईपीओ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब आप इशू करते हो शेयर्स, तो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड? जनरल प्रोसीजर। सबसे पहले कुछ कुछ प्रिंट करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिंट करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज दैट प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस क्या है? व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, जो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, चलो, हाँ, और क्या इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोस्पेक्टस में? सिर्फ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है या बहुत सारी चीजें उस प्रोस्पेक्टस में होती है? जैसे कि यस, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, है ना। ओके, उसके अलावा कंपनी कितना पैसा पब्लिक इशू करके रेस कर रही है, और इतना ही नहीं, ये पैसा जो रेस करेगी इसका कंपनी आगे क्या करने वाली है। जनरली कंपनी पब्लिक इशू क्यों करती है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड पब्लिक इशू? प्रोस्पेक्टस पता होगा आई बिलीव सबको। ओके, चलो, सो नहीं पता है तो कृपया पूछ लेना, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। ओके, सो दोस्तों, अब ये प्रोस्पेक्टस इशू करने के पीछे वजह ये होती है कि पब्लिक को पहले बताया जाए कि हम आपसे कितना पैसा लेना चाहते हैं और आपसे जो पैसा लेंगे उसका हम इस्तेमाल क्या करने वाले हैं। ओके, सो एक वजह ये हो सकती है कि कंपनी को अपने लोन रिपे करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं कि हम आपसे पैसा जो लेंगे ना उससे हम डेट रिपे कर देंगे। ओके, या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, कंपनी बोलती है हम पब्लिक इशू करके जो भी पैसा आएगा उससे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो हमारी ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ दिनों में पब्लिक इशू लाने वाला है फॉर फाइनेंसिंग इट्स जियो प्लेटफॉर्म। रिलायंस जियो, दे दनादन वाला, धन धनादन जो भी है, तो उसके लिए उनको फंड्स की जरूरत है, तो दे आर गोइंग टू कम अप विद अ पब्लिक इशू। ठीक है, वो पब्लिक इशू बहुत जल्द लाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हमें एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। ओके, एक्सपेंशन में एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है? दे बाय एसेट्स। ओके, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे टाटा मोटर्स जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, हिंदुस्तान की लीडिंग ई व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी इज टाटा मोटर्स। ठीक है, अब उनको पैसों की जरूरत है, समझो क्यों पैसों की जरूरत है? इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो ये नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए करोड़ ऑफ रुपीज चाहिए, कहां से आएंगे? तो दे विल गो फॉर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू करते वक्त प्रोस्पेक्टस प्रिंट करेंगे, प्रोस्पेक्टस में आपको बता देंगे देखो भाई साहब, आपसे हम इतने इतने हजार करोड़ रुपया ले रहे हैं और ये पैसा लेके हम इससे ये एसेट्स खरीदेंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी खरीद के हम हमारी कैपेसिटी इतने से बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग इतने से बढ़ाएंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट हम इंडिया में इतनी इतनी कार सेल करते हैं, उसके यानी एक्सपेंशन होने के बाद हम नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बढ़ाएंगे और उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इतना होगा। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको पसंद आती है क्या कंपनी और कंपनी का बिजनेस, ठीक है, सो
अगर आपको कंपनी पसंद आती है, कंपनी का बिजनेस पसंद आता है, तो कृपया आप शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कीजिए। कृपया आप शेयर्स के लिए ये ऐसे प्रश्न, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाँ, हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, चेयरपर्सन कौन है, बैकग्राउंड कंपनी का जानना बहुत जरूरी होता है। कंपनी के पास्ट कैसे है, पास्ट बहुत जरूरी होता है कंपनी का भी। ओके, सो कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स यानी पिछले 3 साल की P&L और बैलेंस शीट प्रोस्पेक्टस में होते हैं, पढ़ा है ना ऐसे आपने। ओके, सो ये क्यों होता है, कंपनी का पास्ट जानने के लिए। लेकिन पास्ट ठीक है, पास्ट अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन केवल पास्ट के बेसिस पे डिसीजन लेना भी नामरंग सही नहीं होता। तो इसके लिए आप जो पैसा देने वाले हो कंपनी, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगाने वाली है। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रोस्पेक्टस में जो जानकारी होती है वो काफी अहम होती है, और वही जानकारी आपको पढ़नी चाहिए जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करते हो तब। ओके, सो ये प्रोस्पेक्टस के बारे में आपने कंपनी लॉ में पढ़ा, ठीक है, उसके एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ रहे हम। ओके, इसलिए पेटीएम नाम की कंपनी, ओके, पता ही होगा, 197 कम्युनिकेशंस। ओके, सो पब्लिक इशू करते वक्त उन्होंने जिस प्राइस पे लोगों को आईपीओ में शेयर्स अलॉट किए, और एट प्रेजेंट उस कंपनी के शेयर की जो प्राइसेस चल रही है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? देखिए, जिन लोगों ने, कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को उसमें नुकसान हुआ। नुकसान होने के पीछे वजह क्या थी? प्रोस्पेक्टस ठीक से पढ़ना चाहिए था। प्रोस्पेक्टस में उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी थी, और वो पढ़ने के बाद शायद ही किसी ने हिम्मत करनी चाहिए थी उस कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करने की। ओके, लेकिन जो भी है, व्हाटएवर। सो देवी और सज्जनों, ये प्रोस्पेक्टस काफी अहम होता है। तो सबसे पहले, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी विच गोज फॉर पब्लिक इशू। हर एक कंपनी जो पब्लिक इशू के लिए जाती है, उस कंपनी को बताया गया है आपके कंपनी लॉ के द्वारा, एज वेल एज सेबी के रेगुलेशंस के द्वारा, कि प्रोस्पेक्टस लोगों के बीच में बांटना जरूरी है। पुराने जमाने में प्रोस्पेक्टस की हार्ड कॉपी, ठीक है, यानी उसका प्रिंट आउट निकाल के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। आजकल के जमाने में सब डिजिटल हो चुका है, तो कंपनी के वेबसाइट्स के थ्रू या ब्रोकर्स के थ्रू सॉफ्ट फॉर्म में प्रोस्पेक्टस पब्लिक के बीच में इशू किया जाता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले पब्लिक इशू का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। देखो, थियरी में बता रहा हूं, अकाउंट्स पढ़ते हो तो उसका प्रोसेस भी बता देता हूं। पहले मैं आपको कंपनी लॉ की पूरी थियरी समझाऊंगा, और उसके बाद अकाउंटिंग समझाऊंगा, तब आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं, ठीक है। सो अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं, सर आप थियरी कब पढ़ाओगे? तो जो मैं प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल के साथ ही पूरी थियरी पढ़ रहा है। थियरी अपन अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं, यानी जो जो थियरी के टॉपिक है, जो थियरी वाली टॉपिक है वो अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी है वो अपन टॉपिक के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो ये प्रोस्पेक्टस प्रिंट होगा, पब्लिक में सर्कुलेट होगा। पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इंडिया में लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं शेयर्स के लिए? कौन से शेयर्स खरीदने कैसे डिसाइड करते हैं? किसी से पूछते हैं या टेलीविजन पे देखते हैं, ठीक है। सो हाँ, कि एप्लीकेशन करना चाहिए, यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख लेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड कर लेते हैं। बहुत गलत है, ठीक है। आप जैसे लोगों ने तो कम से कम नहीं करना चाहिए, कि जिनको पता है कि प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी दी जाती है वो पढ़ो। उसमें दिया है कि आपसे जो पैसा लेंगे कहां लगाएंगे और उससे कितना प्रॉफिट होगा, और उस बेसिस पे तय होगा कि आगे जाके इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, ये पढ़ने के बाद अगर आपको पसंद आती है कंपनी, तो आप शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ, आगे आगे। हाँ, आपको कंपनी पसंद आई, ठीक है, वहां पे लॉट साइज मेंशन की जाती है कि इतने इतने शेयर का एक लॉट है, इतना रुपया लगेगा आपको। हाँ, तो आप एप्लीकेशन कैसे करोगे? डीमैट अकाउंट में जाएंगे, वहां पे अप्लाई बटन क्लिक करेंगे, हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। ऐसे ही है, ओके। आजकल डिजिटल हो गया ना, तो अपने को कुछ प्रैक्टिकल पता ही नहीं होता है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। एक्चुअली देयर इज ए फॉर्म नोन एज एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस के साथ ही आता है, वो आपने फिलअप करना है और शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। ओके, चलो, अब सुनिएगा, ध्यान देके सुनना। अब डीमैट में जब आप सिर्फ वो अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हो ना, तो आप जिस ब्रोकर के डीमैट अकाउंट खोला है आपने, उसके पास आपकी पूरी जानकारी है, तो ऑटोमेटिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, इसलिए आपको समझ में आता है नहीं। हाँ, अगर आप आपके मेल पे जाके चेक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। यू हैव, आपको एक मेल भी आता है, यू हैव अप्लाइड एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। तो एप्लीकेशन नंबर वो एप्लीकेशन फॉर्म से देते हैं आपको, ठीक है। सो उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं? आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है जिससे आपके पैसे कटने वाले हैं। ओके, क्या आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो? तो आर यू रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन मनी? आर यू रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन मनी फॉर अप्लाइंग फॉर द शेयर्स? यस। तो पहले के जमाने में क्या होता था? एप्लीकेशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट के कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता था एप्लीकेशन करने के बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, आसबा एप्लीकेशंस है तो पैसा होल्ड होता है।
ओके, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, एप्लीकेशन मनी शेल बी केप्ट बाय द कंपनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट, है ना, ऐसा पढ़ा था आपने। ओके, सो बिल्कुल वही वो सारी चीजें अब यहाँ पे डिस्कस होगी आगे, लेकिन फिलहाल समरी में सबसे पहले कंपनी क्या इशू करेगी, प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अब प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले भी बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, वो आप सिक्योरिटीज में पढ़ोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने लिए जितना रिलेवेंट है उतना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको पसंद आती है कंपनी तो यू नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन कीजिएगा शेयर्स के लिए। ओके, अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपसे एप्लीकेशंस ले लिए कंपनी ने, तो कंपनी आगे क्या करती है, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं वो काउंट करती है। तो कंपनी ने समझो इशू किए हैं 10 लाख शेयर्स, कंपनी ने समझो इशू कितने शेयर्स किए हैं, 10 लाख शेयर्स इशू किए, तो क्या एप्लीकेशन 10 लाख शेयर्स के लिए आएंगे या उससे ज्यादा शेयर्स के लिए भी आ सकते हैं? कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशंस उससे ज्यादा शेयर्स के लिए आए। The shares applied are more than the shares issued. The shares applied are more than the shares issued. ओके, यानी कंपनी ने इशू किए 10 लाख, एप्लीकेशन आए 12 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, किन केसेस में ऐसा होता है? ठीक है, अगर वो अच्छी है तो उसके पीछे बहुत लोग होते हैं, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अगर कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो क्या सब लोग उस कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे? यस, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है ऐसे केसेस में। क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको? ओवर। तो व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? जब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आई बिलीव दिस इज क्लियर। ओके, सो सर ऐसे केस में क्या होता है सर, अगर कंपनी 10 लाख शेयर्स इशू करती है और एप्लीकेशन 12 लाख शेयर्स के लिए आता है, यानी बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो क्या सबको हाँ कहना सही होता है क्या? राम रंग जी, आपकी है, आप हंस रहे हो, यानी आप कुछ अलग समझ रहे हो। भाई साहब, ऐसा करना बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको हाँ कहना सही, तो हाँ किसको कहेंगे? बस 10। ओके, सो दोस्तों, यानी कंपनी अलॉट मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी हैज इशूड। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है क्या? अब कंपनी ऐसे कह सकती है क्या, चलो 12 लाख लोगों ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया, तो सबको खुश कर देता है, सबको अलॉटमेंट कर देता है, किसी को नाराज नहीं करेंगे। ऐसा सही है, गलत है? नॉट अलाउड बाय कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा अलॉटमेंट करना अलाउड नहीं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की केस में जितने एप्लीकेशंस आए, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। ठीक है, कैसे अलॉटमेंट होता है? और किसी ने किसी को तो आपने रिजेक्ट करना ही है। तो 12 लाख में से 2 लाख रिजेक्ट होंगे, 12 लाख में से कितने रिजेक्ट होंगे, और 10 लाख को अलॉटमेंट होगा। दिस इज क्लियर आई बिलीव। दूसरा होता है, अगर समझो कंपनी ने इशू किया 10 लाख और एप्लीकेशंस भी 10 लाख शेयर्स के लिए आए, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए हैं, इसको कौन सा सब्सक्रिप्शन कहेंगे? अंडर, ओवर, पार। ओके, दिस इज नोन एज फुल सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? दिस इज द ओके, ये रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली जितने इशू किए उतने ही एप्लीकेशंस आए। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन दिस इज आल्सो वन ऑफ द केस, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल। ओके, अब लेस नंबर की पॉसिबिलिटी है क्या? कंपनी ने इशू किया 10 लाख शेयर्स और एप्लीकेशंस 10 लाख शेयर्स के लिए आए या उससे कम। अब रिसेंटली कुछ इशू हुए पेटीएम के बाद, जहां पे लोगों को समझ में आ गया कि बाबा नुकसान हो रहा है, बर्बादी हो रही है, तो लोगों ने अभी इंडिया में आईपीओस का और स्टार्टअप्स का बहुत बड़ी लहर चल रही है, बहुत बड़ी लहर। और उतनी ही नहीं, निवेशक यानी न्यू जनरेशन हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स शेयर्स। तो इसके लिए उन लोग कुछ पढ़ते नहीं, बस उनको लगता है लिस्टिंग गेन होता है तो अप्लाई करो अप्लाई करो, लेकिन 2-3 धक्के खाने के बाद अब अकल थोड़ी थोड़ी ठिकाने आ रही है, तो लोग एप्लीकेशन करना कम किए हैं। इसलिए कुछ कंपनियों के शेयर्स के लिए अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है।
अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही एप्लीकेशंस आए या उससे कम। यस, लेसर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आई बिलीव ये समझ में आ गया। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो अभी तक सबसे पहले पब्लिक इशू में क्या क्या हुआ, कंपनी ने सबसे पहले क्या प्रिंट किया, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में कंपनी की पूरी कुंडली थी, वो कुंडली हमने पहले पढ़ ली। कुंडली अगर आपको पसंद आती है तो आपने आगे क्या करना है, एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एप्लीकेशन हुए, एप्लीकेशन होने के बाद कितने लोगों से एप्लीकेशन आए इसका काउंटिंग कंपनी करती है। कंपनी ने काउंटिंग करने के बाद कंपनी के सामने तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन, कंपनी ने जितने इशू किए उतने ही एप्लीकेशन आए तो उसको कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन, कम एप्लीकेशन आए तो उसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड दोस्तों। सो अब समझो पहली और सेकंड केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि जितने शेयर्स इशू किए थे उतने अलॉट हो जाएंगे, यानी कंपनी को जितने पैसों की जरूरत थी उतना कंपनी को मिल जाएगा। तीसरी केस में चिंता है, थर्ड केस में चिंता क्या है, यानी कंपनी ने समझो इशू किए थे 10 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए थे, और एप्लीकेशन आए केवल 6 लाख शेयर्स के लिए, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो शॉर्टफॉल है, तो प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टफॉल है तो प्रॉब्लम क्या है, हाँ थोड़ा सोचिए ना, जवाब दीजिए। देखो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने हर एक चीज लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है, थोड़ा खुद का दिमाग लगाइएगा, और दिमाग लगेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस होता, आपकी कंपनी होती है, आपने 10 लाख शेयर इशू किए लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 6 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किए, तो आप खुश होते हैं या नाराज होते हैं, क्यों नाराज होते हैं, क्योंकि आपको सभी लोग पसंद नहीं कर रहे इसलिए नाराजगी है, लेकिन जो पसंद कर रहा है कम से कम उनको तो भाव दो, है ना। 10 में से 10 लाख में से 6 लाख लोग तो आपको पसंद कर रहे हैं ना, तो उनके बारे में सोचो। 4 लाख नहीं पसंद कर रहे तो नहीं, ठीक है, तो नाराजगी किस बात की है भाई, पब्लिक इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी क्या फेल क्या हुआ उसमें। ओके, सो देवी और सज्जनों यहां पे एक दिक्कत है, कंपनीज एक्ट में एक कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। कौन सी कंडीशन थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ पता है, ठीक है, कितना परसेंटेज होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितना परसेंटेज होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कम से कम मिनिमम इतने लोगों ने तो आप में रुचि दिखानी जरूरी है, ठीक है, कम से कम इतने लोगों ने तो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना जरूरी है, उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसका कंडीशन कितना परसेंट का है, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है। यहां पे सही जवाब देने वाले शिवम झा जी हैं, अखिल जी हैं, ओके, सो आयुष, अंजलि, ओके चलो। सो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। ओके चलो, आप सेबी में भी पढ़ोगे। ओके सो सर ये ऐसा क्यों, पहले तो 90% का कंडीशन क्यों लगाया, यानी कंपनी ने अगर 10 लाख शेयर्स इशू किए तो एप्लीकेशन मिनिमम कितने शेयर्स के लिए आनी चाहिए, 10 लाख के 90% निकालो, कितना आता है 9 लाख, 9 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना जरूरी है। अगर नहीं आता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन फुलफिल नहीं होता, तो कंपनीज एक्ट कहती है कि इशू कैंसिल करो, यानी लोगों से जो एप्लीकेशन का पैसा आपने लिया था उनको वापस दे दो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जिन्होंने 6 लाख लोगों ने जिन्होंने अपने में रुचि दिखाई थी उनको तो कम से कम भाव दो, बोलते नहीं उनको भी भाव मत दो, सर ये तो गलत है ना सर, ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर, जो अपने में इंटरेस्ट दिखाता है उसको भाव देना जरूरी है, हाँ उनको क्यों नाराज करे बताओ, सोचो जरा, इमोशनली नहीं दिमाग से सोचो, हाँ बताइए क्यों, क्या कारण होगा मिनिमम, कंपनीज एक्ट में लिखा है, आपके सीवी में लिखा है कि होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, रीजन नहीं दिया उन्होंने, और लोग सोचते भी नहीं, दिया ना यार सर तो क्यों टेंशन लेने का, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। वेरी गुड, ठीक है, देखो रीजन बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल रीजन, आप थोड़ा सोचेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। समझो मैं 10 लाख शेयर्स इशू कर रहा हूं एट द रेट रुपीज 100 पर शेयर, 10 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 पर शेयर इशू कर रहा हूं, यानी मैं कितना कैपिटल रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, फंड्स, मेरा इशू साइज कितने कितने का है, मैं कितना फंड्स जुटाने की कोशिश कर रहा हूं, 10 लाख शेयर्स इशू कर रहा हूं एट एन इशू प्राइस ऑफ रुपीज 100, मतलब आई एम रेजिंग 1000 लाख, कितना रुपया रेस कर रहा हूं,
अब ये 1000 लाख रुपीस रेस करने के पीछे लॉजिक क्या है? मैंने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था, मुझे मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, हाँ मुझे एक्सपेंशन करना है, इसके लिए मुझे 1000 लाख रुपए की मशीनरीज की जरूरत है, तो इसलिए मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। ओके, अगर आपने मुझे सिर्फ 6 लाख इंटू 100 यानी 600 लाख रुपया दिए तो सारी मशीनरीज आएगी या आधी अधूरी? आधी अधूरी मशीनरीज आएगी, तो इससे मेरा बिजनेस चल पाएगा क्या? नहीं, तो फिर मैं 600 लाख की मशीन खरीद के क्या करूं? यानी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गाड़ी 4 व्हीलर खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसा इतना है कि जिससे मैं इंजन खरीद सकता हूं, पूरी 4 व्हीलर नहीं खरीद सकता, तो इंजन खरीद के क्या इंजन पे बैठोगे? गाड़ी कैसे चलाओगे जी? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो फिर लेकिन लोग लालची होते हैं, वो बोलते हैं इंजन तो ले लेते हैं, अभी बाद का बाद में देखेंगे, टायर लगा लेंगे बाद में, इतना क्या है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान किसका होगा? पैसा आपका नहीं है, पैसा किसका है? पब्लिक का। और कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटी से भी जो है वो हमेशा किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है? कंपनी लॉ बनाया किसके लिए गया है? सेबी के रेगुलेशंस किसके लिए बनाए गए हैं? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। सही है, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि बाबा 90% तो कम से कम पैसा रेस करो आप, यानी 1000 लाख में से 900 लाख रेस करोगे तो आप आपका काम चला पाओगे। 5-10% का अरेंजमेंट बाद में हो सकता है, कहीं से लोन लेंगे, प्रमोटर्स खुद से खुद की जेब से डालेंगे, वॉट एवर। 10, हम ऐसा नहीं कहते कि पूरा 100% रेस करो, 10% की हमने आपको छूट दी है, ठीक है, लेकिन कम से कम 90% का तो क्राइटेरिया मीट करो, इतना पैसा होगा तो फिर पब्लिक का पैसा बिजनेस में लगाओ, नहीं तो उनका पैसा उनको रिटर्न करो, खुश रहेंगे वो अपने घर पे पैसा रख के, कोई टेंशन नहीं है उनको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द कंडीशन ऑफ 90% हैज बीन मेड इफेक्टिव। आई बिलीव ये समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर अब आप हमें क्या पढ़ा रहे हो? इशू ऑफ शेयर्स या अंडर राइटिंग? टॉपिक का नाम तो अंडर राइटिंग था, चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, आगे ठीक है बता देते हैं। आएंगे अब अपन टॉपिक पे आएंगे, यहां तक का प्रोसीजर समझ में आ गया? एक बार फटक से, सबसे पहले हमने क्या किया शुभदा देवी, देवी जी क्या प्रिंट किया? प्रॉस्पेक्टस। क्या प्रिंट किया? प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या था? सारी जानकारी किसके बारे में थी? कंपनी के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में, पैसा क्यों रेस करे उसके बारे में जानकारी थी, ठीक है। ये सब पढ़ ली और हमें पसंद आने के बाद हमने क्या किया? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसके पास पहुंच गए? कंपनी ने एप्लीकेशंस काउंट करने के बाद क्या पता चला? एक तो क्या हो सकता है? ओवर सब्सक्रिप्शन या फुल, ओवर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब अराइज होती है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कौन सी कंडीशन है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कितना होना चाहिए? 90% ऑफ इशू, जितने कंपनी ने शेयर इशू किए उसके 90% कम से कम पब्लिक ने खरीदने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा? इशू कैंसिल, और पब्लिक से जो पैसा लिए वो उनको वापस कर दें। यहां तक सब कुछ सही है? ऑनलाइन वालों अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया यस लिख दीजिएगा। ओके, सब सस्पेंडेड LGX। ओके, ये क्या होता है? ऐसा नाम भी होता है। ओके, अवनी जी जाग गए, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, यानी मेरा बहुत सारा डिस्कशन हो गया अभी। कोई बात नहीं देवी जी, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। चलो सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, यहां तक आई बिलीव सभी को समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? समझो कंपनी ने इशू किया है 10 लाख शेयर्स का। कितने शेयर्स का इशू किया है? और एप्लीकेशंस मिले, लेकिन कितने शेयर्स के लिए? 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले? ओके, इशू कितने किए हैं? 10 लाख। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितने शेयर्स चाहिए थे? 9 लाख। तो कितना शॉर्टफॉल है? चलो, तो क्या कंपनी इशू कर पाएगी, कंप्लीट अलॉटमेंट कर पाएगी, या पब्लिक इशू कैंसिल करना पड़ेगा? ओके, समझो एप्लीकेशंस आते हैं 8,90,000 शेयर्स के लिए, तो क्या पब्लिक इशू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ओके, समझो एप्लीकेशन आते हैं 8,99,000 शेयर्स के लिए, नहीं हो पाएगा। तो अब इन लोगों को भी पैसा रिटर्न करते वक्त दुख होगा, बिल्कुल उतना ही दुख होगा जब अपने एक मॉड्यूल की टोटल 199 आती है। बहुत दुख होगा। क्या इमेजिन कर पाओगे? फील हो रहा है अंदर से? 198, 199, या टोटल 240 आ गई लेकिन किसी सब्जेक्ट में 39 मार्क्स आ गए, बहुत दुख होता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतना भी खराब नसीब, किस तारीख को पैदा हुआ हूं मैं।
ठीक है, ऐसा नसीब लेके, ऐसे मन में बहुत सारे सवाल, क्या पाप किया था मैंने, वैसे तो बहुत सारे किए हैं लेकिन ठीक है, ऐसा क्या पाप किया कि इतने मार्क्स। तो ये इसको कहते हैं शॉर्टफॉल, जो बहुत दर्द देता है। क्या दर्द देता है? शॉर्टफॉल। राम रंग जी, तो राम रंग जी कभी कभार ऐसे लगता है, कभी कभार ऐसे लगता है कि कोई ना कोई हमें ऐसा, यानी भगवान ने इतनी तो कृपा करनी चाहिए जो हमें मदद करके 4-5 मार्क ग्रेस देता, तो उस एग्जामिनर का क्या होता। उल्टा मैं उसको दुआ देता कि और तेरे को 4-5 बच्चे हो। ओके सो अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सो सो अब देवी और सज्जनों ध्यान देकर सुनना, सब लोग ध्यान देकर सुनना। तो ये कंपनी के साथ भी होता है, यानी ये जब भी शॉर्टफॉल आता है, क्या आता है, तो शॉर्टफॉल आने के बाद ये जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको बहुत दुख होता है, यार मैंने इतनी कोशिश करके पब्लिक इशू करना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, इतनी सारी कंप्लायंसेस करने के बाद पता चला है कि जिनसे पैसा ले रहे थे उनको वापस देना पड़ेगा। यानी जिसको अपन अपना समझ रहे थे वो अपनी है ही नहीं। आगे दुख होता है बहुत। ठीक है, हम पब्लिक इशू की बात कर रहे हैं आगे। सो दोस्तों अब इसके लिए, ठीक है, कंपनी, अब जब भी जो लोग कंपनी लॉ बनाते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं। दे आर हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग, उनको पता होता है कि बिजनेसमैन को ये दिक्कत आगे जाके आ सकती है, इसलिए उन लोगों ने और एक प्रावधान डाल दिया है टू एंश्योर दैट देयर इज नो फेल्यूर ऑफ पब्लिक इशू। ठीक है, देखो कंपनी लॉ जब इंडिया में बनाया गया ना, तब सोच बहुत ऐसी थी कि न केवल हमें लोगों को बचाना है, लेकिन हमें कंपनी नाम की एंटिटी को भी प्रमोट करना है। पहले की जब 1990s की अगर हम बात करें, 1990 से लेकर 2000 तक का जो दशक था, ठीक है, जो डिकेड था, उसमें लोग कंपनी के बारे में बहुत गलत फहमियां फैल चुकी थी, कंपनी में कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। हर्षद मेहता जी का स्कैम आपने देखा होगा, तो वहां पे बहुत सारे लोग डूब गए, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, इसके लिए कंपनी से डरने लगे लोग। तो इसलिए कंपनी एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया, सेबी के रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए, लेकिन उससे हुआ क्या, स्ट्रिक्ट बनाने की वजह से, ठीक है, यस, कंपनी, नंबर ऑफ कंपनीज, आईपीओ नहीं आते थे। ठीक है, ये जैसे अभी स्टार्टअप्स का जमाना आ गया, तब स्टार्टअप्स कोई शुरू ही नहीं करता था, इसलिए इंडिया में फिर कंपनियां नहीं बनती थी। इंडिया का बिजनेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था। अब ये बात जब सरकार को समझ में आ गई, तो सरकार ने ऐसी भी कुछ प्रावधान कंपनी लॉ में बनाई जो कंपनियों को प्रमोट करने के लिए जरूरी थी। और उसमें से एक प्रावधान अभी हम पढ़ने वाले हैं। जब भी शॉर्टफॉल होता है तो कंपनी लॉ ने ऑलरेडी, सेबी के जो रेगुलेशन है उसमें ऑलरेडी ये कहा गया है कि कंपनी ने अंडरराइटर नाम के एक बंदे को अपॉइंट करना है, और वो भी पब्लिक इशू होने से पहले। ठीक है, ये बंदा क्या करेगा, ये फर्म क्या करेगा, ये अंडरराइटर्स का। ठीक है, ये अंडरराइटर्स कौन होता है, ठीक है, ये एक ऐसा एंटिटी है, ऐसा फर्म है, ऐसा कंपनी है, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ लो, जो कंपनी को मदद करते हैं, पब्लिक इशू लाने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले इनका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो कंप्लायंसेस करवा के देना। पब्लिक इशू में कई सारे कंप्लायंसेस, जो आप कुछ कंप्लायंसेस आपने पढ़ चुके होंगे और कुछ आप पढ़ोगे भी सिक्योरिटीज में। तो जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आरओसी को एक कॉपी सबमिट करना पड़ता है। जिन स्टॉक एक्सचेंजेस पे ये शेयर का लिस्टिंग होने वाले हैं, उन स्टॉक एक्सचेंजेस को आपको ये कॉपी सबमिट करना पड़ता है। उसके पहले भी, इशू करने से पहले आपको वैल्यूएशन जस्टिफाई करने पड़ते हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाना पड़ता है, कई सारी प्रोसीजरल पार्ट होती है जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे। तो ये सारे कंप्लायंसेस करेगा कौन? प्रमोटर्स को कोई नॉलेज नहीं होता। क्या प्रमोटर्स सुबह सुबह उठ के अपने लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आते हैं? नहीं, पब्लिक इशू करना है, चलो सोपान सर, भूषण सर के लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद पब्लिक इशू नहीं पॉसिबल है। ठीक है, वो छोड़ दो। ठीक है, लेक्चर्स अटेंड करने की बात तो छोड़ दो, बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसे होते हैं कि वो पढ़े लिखे ही नहीं है, बात की बात तो छोड़ी, पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो पिछले सेंचुरी के रहे हैं, मिस्टर धीरूभाई अंबानी, क्या उनकी कुछ एजुकेशन हुई थी? इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे कुछ थे? एमबीए वगैरह नहीं, कुछ नहीं किया था भाई साहब ने, चौथी पांचवी कक्षा फेल थे, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, सो फिर ऐसे प्रोमोटर जब आपके पास आते हैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, आपके पास आएंगे सलाह लेने के लिए, तो आप लोग उनको गाइड करोगे।
ठीक है। सो लेकिन उस इशू के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए अंडरराइटर्स ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो पहले तो उनको सारे कंप्लायंसेस के बारे में ज्ञान होता है, वो इन प्रमोटर्स को समझाते हैं क्या कंप्लायंसेस करने हैं, इनफैक्ट वो कंप्लायंसेस करके देते हैं। और दूसरी चीज जो वो अंडरराइटर्स करते हैं, वो इन प्रमोटर्स को एश्योरेंस देते हैं कि अगर शॉर्टफॉल होता है तो वी विल मेक गुड द शॉर्टफॉल। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो वी विल मेक गुड द शॉर्टफॉल, चिंता मत करो। यानी वी विल एंश्योर दैट आपका सब्सक्रिप्शन हो जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी कंडीशन फुलफिल हो जाए और आप पब्लिक इशू कर सके। तो इसका मतलब अगर आपने पब्लिक इशू होने से पहले अगर अंडरराइटर को अपॉइंट किया, तो यहाँ पे अगर शॉर्टफॉल है, समझो 1 लाख शेयर्स का भी या 2 लाख शेयर का शॉर्टफॉल है, व्हाटएवर, ये कौन खरीद लेंगे ये शेयर्स? अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। तो पब्लिक ने समझो 8 लाख शेयर्स खरीदे, अंडरराइटर ने 2 लाख शेयर्स खरीदे, तो फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यू कैन गो फॉर पब्लिक इशू। ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ अंडरराइटर। सो व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर? टू मेक गुड द शॉर्टफॉल। ऐसा याद मत रखो, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इज टू गो, यस, कम रादर इनफैक्ट पब्लिक इशू करते वक्त जो जो रेगुलेशंस बताया उसमें स्पेसिफिकली बताया अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर इज मैंडेटरी। ठीक है, जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है ना, वैसे पब्लिक इशू करने से पहले कंपनियों को अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो अंडरराइटर्स को अपॉइंट करो। नॉट ओनली दैट, जब आप प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करेंगे उस प्रॉस्पेक्टस में अंडरराइटर का नाम भी मेंशन करना जरूरी है। उस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करो इस इशू को किसने अंडरराइट किया है। तो ये अंडरराइटर्स क्या करते हैं? प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है कि कंप्लायंसेस करवा के दे। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है या फुल सब्सक्रिप्शन होता है तो आगे सेकेंडरी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है ही नहीं। हाँ, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम है ना, आप क्यों चिंता करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप जब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करके, ठीक है, एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो, तो आपके माँ बाप आपको बोलते हैं अरे टेंशन मत ले, ठीक है, फेल भी होंगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं शायद। ओके, सो टेंशन मत ले, ये नहीं तो दूसरी कोई सही अटेम्प्ट, ये चली गई तो आगे की दे दे। ठीक है, फेल होने के बाद ऐसा होता है क्या? हाँ पाटिल जी, ऐसे होता है, माँ बाप बोलते हैं घर से निकल जाओ, नहीं ठीक है सो जाओ, नहीं 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 ऐसा नहीं करते हैं, दे विल सपोर्ट यू। आपके दोस्त होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बोलते हैं उन्होंने जानते हैं कि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है, हो सकता है पहली अटेम्प्ट में नहीं दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, दूसरी में नहीं तीसरी में हो जाए, डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ऐसे जिंदगी में कोई तो इंसान होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा, है या नहीं? देवी जी कोई है? चलो, सो अब दोस्तों बात ऐसे ही है, यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कौन है? अंडरराइटर्स। ठीक है, शुरुआत करें अब अंडरराइटिंग के टॉपिक से। यहाँ जरूरत है अंडरराइटर्स की। तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू करती है, सबसे पहले होता है प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस के बाद होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद होता है अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कितना परसेंट का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है? 90%। ओके, अब थियरी में आपको क्वेश्चन पूछा था इस बार की पेपर में, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट है होना चाहिए? ठीक है, सो बहुत सिंपल है। तो थियरी कुछ अलग है या इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस आवर डिस्कशन ओनली? सो बस डिस्कशन याद रखो, उसमें आपकी बहुत सारी थियरी कवर हो जाएगी। चलो, सो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंपनी अंडरराइटर्स को पब्लिक इशू होने के बाद अपॉइंट करेगी या पब्लिक इशू होने से पहले अपॉइंट करेगी? वेरी गुड। ठीक है सर, प्रॉस्पेक्टस में इनका नाम आना चाहिए, इसका मतलब इनको पब्लिक इशू होने से पहले ही अपॉइंट। तो जब अपॉइंटमेंट होता है, क्या इनके और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है? होता होगा भाई, सब लिखित में चाहिए ना। कल जाके अंडरराइटर मना कर देता नहीं मैं नहीं खरीदूंगा शेयर्स, तो प्रमोटर की तो वाट लग जाएगी, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग। तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में अंडरराइटर लिख के देता है कि आप पब्लिक इशू के लिए जाइए, कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी हमारी है, और अगर फुल सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में वी आर गोइंग टू मेक गुड द शॉर्टफॉल। ओके फाइन, वेरी गुड। सर तो क्या ये अंडरराइटर काम फ्री में करता होगा? ओके सर, इतना रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि पब्लिक कितने शेयर खरीदेगा ना आपको पता ना हमें पता। ठीक है, सो वो तो पब्लिक इशू होने के बाद ही पता चलेगा। शॉर्टफॉल कम है तो टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत टेंशन है। अंडरराइटर को बहुत सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। शेयर्स खरीदना फ्री में नहीं है, पैसा देना है, अंडरराइटर की जेब से पैसा निकलेगा। तो अंडरराइटर ये काम फ्री में करेगा या कुछ लेगा? क्या लेगा? कमीशन लेगा। तो कमीशन कितना लेगा वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में अंडरराइटर की लायबिलिटी मेंशन होती है। क्या मेंशन होती है?
लायबिलिटी कितनी है और उसके अगेंस्ट उसको कमीशन कितना मिलने वाला है। ओके, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग कहते हैं। और उसके बाद पब्लिक इशू होता है। पब्लिक इशू होने के बाद अगर कोई शॉर्टफॉल है तो ये शॉर्टफॉल कौन खरीद लेगा? अंडरराइटर। दिस इज द जनरल प्रोसीजर। आई बिलीव ये समझ में आ गया। अब इसका डिटेल डिस्कशन वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, लेकिन यहां तक क्लियर है आई बिलीव। ऑनलाइन वालों कोई डाउट? अरे ओ ऑनलाइन वालों, ये कह रहे हैं ट्रस्ट डीड बनती होगी सर इनके बीच में। हाँ चलो समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, सो देवी और सज्जनों, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा आपने? नहीं पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं। क्या अंडरराइटर और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? अभी डिस्कस किया। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग। सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग इसमें से किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? सर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट है क्या? पहले तो हमें ये पता नहीं है सर। ओके चलो कोई बात नहीं, पहले पता कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि अगर नहीं पता होगा तो चिंता मत करो, हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया था, जो चीज पता नहीं है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझने के लिए एक एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। एग्जैक्टली गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स किस टाइप के होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कस्टमर है जिनका नाम है, समझो इनका नाम लिखते हैं हम मिस्टर अतुल। ओके ठीक है। और मिस्टर अतुल नाम के एक कस्टमर है, और मिस्टर पाठक नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी है। सौदा करते हैं वो गुड्स का। ओके सो ध्यान देके सुनना, पूरा एग्जांपल ध्यान देके सुनना, समझ में आ जाएगा। मिस्टर पाठक जो है, इनका बहुत बड़ा कारोबार है, होलसेलर है ये गुड्स के। और मिस्टर अतुल, ये जो उनके कस्टमर हैं, ये अभी अभी पहली बार पाठक जी से गुड्स खरीदने के लिए जा रहे हैं। वो पाठक जी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें गुड्स खरीदने हैं। वो बोले बिंदास खरीदिए, खरीदना। ठीक है, सो उन्होंने गुड्स खरीद लिए। टोटल बिलिंग हुआ 10 लाख रुपए का। 10 लाख का बिलिंग होने के बाद अब पाठक जी बोले, मिस्टर अतुल हम आपको जानते नहीं है, आप पहली बार हमसे गुड्स खरीदने के लिए आए, इसके पहले आपने हमसे कुछ भी खरीदा नहीं था, तो आपको 10 लाख रुपया तुरंत कैश में पे करना पड़ेगा। तुरंत इमीडिएट सेटलमेंट कीजिएगा, पैसे दीजिएगा और गुड्स लेके जाइएगा। अतुल कहते हैं कि बाबा हमारा बहुत बड़ा नाम है मार्केट में। ठीक है, यस, हमारा मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पेमेंट बिल्कुल सिक्योर्ड है। हम आपको 10 लाख के जो गुड्स लेके जा रहे हैं 10 लाख देंगे, बस अभी नहीं, थोड़ा क्रेडिट पीरियड दीजिएगा। थोड़ा क्या दीजिएगा? कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड चाहिए? बोले 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड चाहिए। कितने मंथ्स का क्रेडिट पीरियड चाहिए? 3 मंथ्स। वो बोले भाई साहब देखो, मैं क्रेडिट पीरियड देने के लिए भी तैयार हूं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट अगर आप समझो कल नहीं आते, अब वादा करके जाते हो, ठीक है, और वो निभाते नहीं, 3 महीने बाद पैसा नहीं देंगे, तो मैं आपको कहां ढूंढने के लिए आऊंगा? ठीक है, और आजकल के जमाने में तो ऐसा होता है, वादा करते लेकिन लोग वादा निभाते नहीं है। सो दोस्तों, फिर वादा नहीं निभाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी सब, हमारा 10 लाख रुपया डूब जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं कि फिर एक काम करो, आप ऐसे किसी बंदे को लेके आइएगा जिसको मैं भी पहचानता हूंगा, और जो आपके बिहाफ पे हमें इस बात का एश्योरेंस दे कि अगर आप 3 महीने के बाद पेमेंट नहीं करेंगे तो थर्ड पार्टी पेमेंट करेगी। ओके, तो पिक्चर में आया मिस्टर एस, ये ही इज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ अतुल एज वेल एज पाठक। ओके चलो, मिस करते हैं यहाँ पे मिस शुभदा। ठीक है, अब मिस शुभदा इज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ हुम। ओके, सो इनका भी बहुत बड़ा कारोबार है। ठीक है, सो इनके भी बहुत सारे कारोबार, होटल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ, so, तो अब पांडे जी बोले देखो, शुभदा मेरी बहुत खास दोस्त है। अतुल जी बोले कि शुभदा मेरी बहुत खास अच्छी दोस्त है। ठीक है, और आप शुभदा को जानते हो मिस्टर पाठक। तो शुभदा जी ने, ध्यान देके सुनना, शुभदा जी ने बताया अगर 3 महीने बाद अगर अतुल पेमेंट नहीं करेगा, 3 महीने बाद कौन पेमेंट नहीं करेगा, तो मिस्टर पाठक आप निश्चिंत रहिए, मिस्टर पाठक आई विल मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अतुल। ओके, तो क्या पाठक जी को शुभदा पे भरोसा है? बिल्कुल है। पाठक जी कहते हैं शुभदा के ऊपर पूरा विश्वास है। ओके, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, सो अब ये गुड्स लेके गए पांडे जी।
अतुल जी गुड्स लेके गए. हु इज अतुल इन दिस एंटायर सिनेरियो? बायर और सेलर? अतुल इज बायर. हु इज द सेलर ऑफ गुड्स? ठीक है, सेलर ऑफ गुड्स इज नोन एज प्रिंसिपल क्रेडिटर. वो क्रेडिटर बन गए ना अभी. किसके क्रेडिटर बन गए? अतुल के. अतुल को उन्होंने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर. अतुल कौन बन गया? डेटर. और शुभदा कौन बन गई? श्योरिटी यानी गारंटर. ठीक है, गारंटर ने गारंटी दी है ना, शुभदा ने गारंटी दी. किसके बिहाफ पे गारंटी दी है? अतुल के बिहाफ पे गारंटी. किसको गारंटी दी है? पाठक जी. दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? श्योरिटी गिव्स द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू द प्रिंसिपल क्रेडिटर. आपके लॉ की भाषा में. ठीक है, कौन किसको गारंटी देता है? श्योरिटी. किसके बिहाफ पे गारंटी देता है? प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे. किसको गारंटी दी जाती है? प्रिंसिपल क्रेडिटर. किस बात की गारंटी दी जाती है? अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो चिंता मत करो, उसके बिहाफ पे मैं पेमेंट कर दूंगी. सही बात है. ओके, अब समझो 3 महीने बाद 3 महीने बाद सबसे पहले पाठक जी पैसा किससे मांगेंगे? डायरेक्ट शुभदा से या अतुल से? अतुल को फोन लगाया, नॉट रीचेबल. अतुल के एड्रेस पे गए, अतुल जी गायब है. ठीक है, रातों रात सामान लेके फ्लाइट से भाग गए. लगेज पहले ही भेज दिया 1 हफ्ते पहले, और फ्लाइट से समझो भाई साहब भाग गए. ओके, सो अब बात ऐसे, ध्यान देके सुनना. बात ऐसे है, अतुल जी गए. अब बताइए पाठक जी क्या करेंगे? यस, होटल तो लेके भाग नहीं सकते, टोल नाका भी है. तो शुभदा देवी के पास चले गए, बोला देख तेरा अतुल. ठीक है, तेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो उसने धोखा दिया है. ओके, सो अब पैसे देने पड़ेंगे तुझे, तूने वादा किया था. तो श्योरिटी हैज टू मेक गुड द पेमेंट. ठीक है, चलो फिर अब शुभदा देवी ने 10 लाख रुपए पे किए. ओके, तो क्रेडिटर को अपने पैसे मिल गए, इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया. व्हाट अबाउट शुभदा? गारंटी देनी नहीं चाहिए थी. देवी जी, किसी के ऊपर विश्वास रखना ये आपकी गलती नहीं होती है. जिसने विश्वास तोड़ा है उसकी गलती है. ये मैं नहीं कहता, देवी जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है. श्योरिटी हैज द राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. राइट्स ऑफ श्योरिटी लिखे हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. किसमें लिखे हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में राइट्स ऑफ श्योरिटी लिखा है. राइट्स ऑफ श्योरिटी में लिखा है श्योरिटी हैज द राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द डेटर एंड रिकवर द मनी. ठीक है, पर्सनल असेट्स बेच के आप पैसा रिकवर कर सकते हो. जाके किडनी बेचो भाई साहब और पैसा लेके आप. ठीक है, यानी किडनी का मतलब इनकी असेट्स बेचो. आप जाइए, उनकी पर्सनल बिजनेस असेट है तो बिजनेस असेट बेचिए, गुड्स बेचिएगा, सेल द गुड्स, रिकवर योर मनी. ये राइट किसके पास है? श्योरिटी के पास. आई बिलीव ये समझ में आ गया. ओके, चलो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. जिनको पता नहीं था समरी में बताया, वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत बड़ा है. ठीक है, उसमें राइट्स ऑफ डेटर, राइट्स ऑफ श्योरिटी है, राइट्स ऑफ प्रिंसिपल क्रेडिटर है, ड्यूटीज है, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, लेकिन ये नटशेल में दिस इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सही है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप अंडरराइटिंग के साथ मैच करके देखिएगा. शेयर्स किसने इशू किए थे? शेयर्स किसने इशू किए थे? कंपनी ने. किसको इशू किए थे? पब्लिक को. सारे शेयर्स पब्लिक ने खरीदे क्या? नहीं. तो बचे हुए शेयर्स किसने खरीदे? अंडरराइटर. ठीक है, क्या ये अंडरराइटर ने वादा किया था कि बचे हुए शेयर्स मैं खरीदूंगा? हाँ या ना? अगर वो सारे शेयर्स नहीं खरीदता तो मैं वादा करता हूं कि बचे हुए शेयर्स मैं खरीद लूंगा. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग जो वादे वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या नहीं? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा. ठीक है, क्योंकि अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट बताना बाकी है. कौन सा? चलो पहले इंडेमनिटी बताऊंगा और उसके बाद आप मुझे बता देना. ठीक है, क्या होगा. ओके, चलो. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक एग्जांपल लेके बताते हैं इंडेमनिटी का. इंडेमनिटी शायद आपको तुरंत स्ट्राइक होगा. इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की होता है. जैसे कि एग्जांपल यहां पे समझो मिस परी. ओके, मिस परी, कोई बात नहीं. ठीक है, अब परी देवी ने एक नई नई कार खरीदी है. ओके, अब कार खरीदते वक्त उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया और उस इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया, देखो मैंने गाड़ी अभी अभी चलाना सीखी हूँ, 4 व्हीलर, इसके पहले मैंने चलाई नहीं थी. अब गाड़ी मैं रास्ते पे चलाना चाहती हूँ. ओके, तो मुझे डर है. गाड़ी का तो है ही, लेकिन जो गाड़ी के सामने आएगा
उसका क्या होगा, उसका भी डर है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी, आप मुझे इस डर से बचा सकते हो? इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम उसी के लिए तो बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आप जैसे कस्टमर आए। ओके, सो बताइए आपको क्या चाहिए हमसे? तो देवी जी ने बताया कि मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस करवा दो और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवा दो, यानी मेरे गाड़ी से अगर किसी और को नुकसान होता है तो उसके लिए भी आपने कॉम्पनसेशन देना है। तो क्या आप इंश्योरेंस करवा के दोगे? बोले ठीक है, बिल्कुल देंगे। ठीक है, यानी कल जाके अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी को डैमेज होता है या आपकी गाड़ी की वजह से किसी और को डैमेज होता है, तो जितना भी नुकसान होगा वी विल कॉम्पनसेट दैट। ओके, वी गिव यू द एश्योरेंस that whatever loss will take place, that loss will be indemnified by us. indemnified का मतलब होता है to make good। ठीक है, यानी हम ये लॉस संभाल लेंगे। बड़ी देवी आप चिंता मत कीजिएगा, आप बिंदास रास्ते पे गाड़ी चलाइएगा। ओके, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, इसका मतलब ऐसे नहीं है जो सामने आए, हाँ ठीक है, सो ऐसा नहीं है, आराम से अच्छे से गाड़ी चलाइएगा, एकदम लाइसेंस वाइसेंस लेके सीख साख के आप गाड़ी चलाइएगा। तो चलो, देवी जी ने गाड़ी खरीद ली और देवी जी ने गाड़ी चलाना शुरू की। ठीक है, किसी को लेके देवी जी अपनी गाड़ी में घूम रही थी और जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन देवी जी को चिंता नहीं थी क्योंकि देवी जी ने ऑलरेडी क्या लिया था? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फ्री में मिलता है या कुछ देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? वेरी गुड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम देवी जी ऑलरेडी दे चुकी थी और इंश्योरेंस करवा चुकी थी और अपनी गाड़ी चलाना शुरू की और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अब जो भी लॉस होता है, जो भी लॉस होता है, कौन? अब देवी जी को टेंशन नहीं था। ठीक है, हाँ ठीक है, जो होना था वो हो चुका था। देवी जी एकदम आराम से बैठी थी अपनी गाड़ी के अंदर। ठीक है, भले ही सामने वाला गाड़ी से बाहर निकल के गायब हो गया है, लेकिन देवी जी को कोई टेंशन क्यों नहीं? टेंशन था देवी जी। ओके, सो समझो टोटल कॉम्पनसेशन 50 लाख रुपीस देना पड़ा। कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ा? ये 50 लाख किसने दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, क्या देवी जी को देने की जरूरत है या इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया था? 50 लाख रुपीस का सेटलमेंट, जिसके लिए देवी जी ने ऑलरेडी 5 लाख रुपए का प्रीमियम दिया था। ठीक है, सो देवी जी को कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रीमियम 5 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो गया, है ना? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने लोग होते हैं? 2 लोग, ये इंडेमनिटी होल्डर और ये इंडेमनीफायर। इंश्योरेंस कंपनी इज इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर इज द पर्सन हु इंडेमनीफाइज द लॉस और इंडेमनिटी होल्डर जिसका लॉस उन्होंने बेयर किया है। सही है? पक्का? अगर देवी जी का एक्सीडेंट नहीं होता, क्या नहीं होता? तो इंश्योरेंस कंपनी का कोई नुकसान। क्या देवी जी साल के अंत में इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोली कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, 5 लाख का प्रीमियम दिया था वापस दो, और इंश्योरेंस कंपनी देगी? ऐसा होता है क्या भाई साहब? हाँ, ऐसा होता? प्रीमियम का पैसा आपको वापस मिलता नहीं है, याद रखिए। जो आप गाड़ी का प्रीमियम देते हो वो आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रीमियम इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क दैट द इंश्योरेंस कंपनी हैज अंडरटेकन। प्रीमियम क्या है? रिवॉर्ड है। किस चीज का रिवॉर्ड है भाई? इंश्योरेंस कंपनी ने क्या लिया है? ठीक है, पड़ी आगे जाके गाड़ी कैसे चलाएगी वो हमें पता, लेकिन तो भी हमने देवी जी के ऊपर विश्वास रखा है। ओके, सो ये रिस्क लिया है हमने, देवी जी का रिस्क हमने ले लिया, तो इसके लिए हमें रिवॉर्ड है। तो ये पैसा वापस मिलता नहीं, प्रीमियम का पैसा है। हाँ, अगर एक्सीडेंट होता है, जितना भी आपका खर्चा होगा, जितना भी लॉस होगा, विल मेक गुड द लॉस। ठीक है, चलो, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, आई बिलीव ये समझा। अब बताइए, अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? गारंटी है। ओके, चलो, अब गारंटी का मतलब आप गारंटी दे रहे हो, किसके लिए गारंटी दे रहे हो? श्योरिटी गारंटी किसके बिहाफ पे देता है? प्रिंसिपल डेटर। अब अंडरराइटर ने किसके बिहाफ पे गारंटी दी है? कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दी है। सोचो और बताओ मुझे, क्या कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दी है? यानी जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जाती है वो प्रिंसिपल डेटर होता है। तो क्या कंपनी प्रिंसिपल डेटर है? नहीं, इनफैक्ट कंपनी को तो पैसा लेना है, जिसको पैसा लेना होता है वो प्रिंसिपल क्रेडिटर। तो ये बात तो क्लियर हो गई, प्रिंसिपल क्रेडिटर इज कंपनी। ठीक है, श्योरिटी इज अंडरराइटर। हु इज द प्रिंसिपल डेटर? शेयर होल्डर। क्या पब्लिक ने अपॉइंट किया था अंडरराइटर को?
समझ रहे हो? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर, जहां पे अंडरराइटर कंपनी को बताता है भाई तेरा अगर लॉस होता है, क्या लॉस है तेरा? अंडर सब्सक्रिप्शन का। अगर लॉस हुआ तो आई विल कॉम्पनसेट दैट लॉस। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे पैसे लेने वाला नहीं हूं। मतलब यानी जैसे 50 लाख रुपए का नुकसान कितने का भी हो, पूरा नुकसान कौन बर्दाश्त करने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। वैसे आपका शॉर्टफॉल कितने का भी हो, वो पूरा शॉर्टफॉल कौन खरीदने वाला है? अंडरराइटर। बस उसके लिए आप मुझे प्रीमियम नहीं, क्या तो कमीशन। ठीक है, हाँ अगर कल जाके शॉर्टफॉल नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं है, कमीशन वैसे भी मुझे मिलने ही वाला है। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, फुल सब्सक्रिप्शन हुआ तो टेंशन नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन की रिस्क है, वो मैं बेयर करने के लिए तैयार। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके चलो और एक चीज, अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी होता है ना, श्योरिटी, श्योरिटी पहले पैसे देगा लेकिन ही हैज द राइट टू, यानी शुभदा ने 10 लाख रुपया दे दिए पाठक जी को, लेकिन शुभदा चुप बैठेगी या 10 लाख अतुल से रिकवर करेगी? वैसे अंडरराइटर कर सकता है? अंडरराइटर ऐसे कर सकता है कि अंडरराइटर अगर चलो शॉर्टफॉल हुआ है, 4 लाख शेयर्स कम खरीदे पब्लिक ने, तो मैं अभी खरीद लूंगा और बाद में मैं पब्लिक से पैसे वसूल लूंगा, ऐसा है क्या? ही डज नॉट हैव द राइट टू रिकवर द मनी, तो हाउ कैन इट बिकम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? ओके, वेरास यहां पे देख लो, इंडेमनिटी में इंश्योरेंस कंपनी ने 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी 50 लाख किसी और से रिकवर कर सकती है या ये लॉस उनको खुद को बेयर करना है? वैसे ही अंडरराइटर को शॉर्टफॉल का लॉस बेयर करना पड़ता है। अगर वो शॉर्टफॉल होता है तो सारे शेयर्स अंडरराइटर खरीद लेता है, वो ये लॉस किसी और से रिकवर करता। इसलिए दोस्तों याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। झेपा? पक्का झेपा? तो ये पहली चीज मैंने डिस्कस की। कौन सी थी पहली चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, हाँ, सबसे पहले कंपनी और अंडरराइटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी और अंडरराइटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कब कॉन्ट्रैक्ट होता है? पब्लिक इशू होने के बाद या पब्लिक इशू होने से पहले। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? ठीक है, सो यहाँ पे कौन किसका लॉस बेयर करने वाला है? अंडरराइटर। किसका लॉस बेयर करेगा? कंपनी को। किस चीज का लॉस है? अगर इशू होने के बाद अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो जितना भी शॉर्टफॉल है आई विल बेयर। ठीक है, उसके बदले उसको क्या मिलेगा? कमीशन। चलो अब इसी कॉन्ट्रैक्ट के एक एक क्लॉज के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी कॉन्ट्रैक्ट के एक एक क्लॉज के बारे में। ठीक है, सो एक पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला क्लॉज वो होता है लाइबिलिटी क्लॉज। दिस इज आवर लास्ट डिस्कशन फॉर द डे, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इसके लिए 10-15 मिनट लगेंगे। कर ले डिस्कस देवी जी? पक्का सभी लोगों को समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट है? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों कोई डाउट है? ओके, लविशा जी कोई डाउट नहीं कह रहे हैं, सब समझ में आ गया। ओके चलो, अंजलि जी, अतुल पांडे जी, पांडे जी हम आपका एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, एग्जांपल है दे भाई साहब, वास्तविकता से इसका कोई संबंध ओके चलो, सूरज देशमुख जी, अखिल जी, चलो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। ओके चलो, कोई डाउट नहीं सभी को। चलो दोस्तों अब लाइबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। अब कैलकुलेशन का पार्ट शुरू होने जा रहा है, कैलकुलेशन का पार्ट शुरू होने जा रहा है। कैलकुलेशन की ओर ध्यान होना जरूरी है। थियरी समझ लीजिएगा कैलकुलेशन वाली, लाइबिलिटी वाली, न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आ जाएंगे फिर। ओके, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? पब्लिक इशू के लिए जाने से पहले, प्रॉस्पेक्टस भी बनाने से पहले अंडरराइटर्स को जाके मिलती है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक के डिस्कशन में हमें ये तो समझ में आ गया कि बाबा अंडरराइटर बहुत काम की चीज है, जब भी पब्लिक इशू करना है तो अंडरराइटर बहुत काम की चीज। तो सबसे पहले उनसे जाके मुलाकात करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेंगे। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में एक एक क्लॉज आएगा और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज लाइबिलिटी वाला है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अंडरराइटर आप हमें आज बता दीजिए, पब्लिक इशू होने से पहले बता दीजिएगा, अगर आगे जाके पब्लिक इशू होता है, पब्लिक इशू होता है और पब्लिक सारे शेयर्स नहीं खरीदती, तो आप कितने शेयर्स खरीदने का वादा करोगे? ये बताइए। ओके, क्या आप सारे के सारे बचे हुए शेयर्स खरीदोगे? क्या लगता है आपको? अंडरराइटर्स सारे शेयर्स खरीदने का वादा करेंगे या उसके ऊपर भी कोई लिमिट रख सकते हैं? तो हम 5% शेयर खरीदेंगे, 10%, 20%, 30%,
पोटेंशियल अंडरराइटर को खुद को जज करना है कि शेयर्स खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसे अंडरराइटर के पास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का पब्लिक इशू लाया। 20,000 करोड़ के 10% भी शॉर्टफॉल होता है, 20,000 करोड़ के 10%, 2,000 करोड़ का शॉर्टफॉल आएगा। 2,000 करोड़ अंडरराइटर के पास होने चाहिए। अगर कल जाके वाकई शॉर्टफॉल होता है, क्योंकि पब्लिक इशू की गारंटी नहीं है, कंपनी लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इट डिपेंड्स। देखिए अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, 10% भी लाइबिलिटी आती है, तो 10% की अमाउंट करोड़ ऑफ रुपीज में जाएगी, उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। वो अंडरराइटर को खुद ने समझना है, अंडरराइटर ने। तो फिर अंडरराइटर क्या डिसाइड करता है? अंडरराइटर पहले से अपनी लाइबिलिटी डिसाइड कर लेता है, ठीक है। अंडरराइटर पहले से अपनी लाइबिलिटी, अब फिर वो अंडरराइटर कितनी लाइबिलिटी डिसाइड करता है? समझो कोई अंडरराइटर बोलता है चलो मैं 60% लाइबिलिटी अंडरटेक करने के लिए तैयार हूं। कितना परसेंट? 60%, ठीक है। या फिर मैं 100% लाइबिलिटी अंडरटेक करने के लिए तैयार हूं। अब एग्जांपल के साथ समझाएंगे, ध्यान देकर सुनना। सब लोग स्क्रीन की ओर देख रहे हो? ओके चलो। हाँ, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, समझो ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, कृपया ध्यान दीजिएगा। ए लिमिटेड नाम की कंपनी है और मिस्टर एक्स नाम के अंडरराइटर है। ए लिमिटेड नाम की कंपनी और मिस्टर एक्स नाम के अंडरराइटर है। ए लिमिटेड ने, ठीक है, मिस्टर एक्स को जाके मिले और वो उन्होंने बता दिया कि वी आर इशूइंग 1 लाख शेयर्स। हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू ₹100 है एंड वी आर गोइंग टू इशू द शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब आई बिलीव सबको पता है। व्हाट इन एट पार? इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ओके, सो 100 रुपए का शेयर हम 100 रुपए में ही इशू कर रहे हैं। क्या उससे ज्यादा में इशू कर सकते हैं? और उसको क्या कहते हैं? इशू एट प्रीमियम। यानी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे अगर आपने शेयर इशू किया तो उसको कहेंगे इशू एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू से कम प्राइस में शेयर इशू किया तो उसको क्या कहते हैं? इशू एट डिस्काउंट। ओके, चलो समझो शेयर इशू प्रीमियम पे किया तो कंपनी कितना प्रीमियम ले सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम दैट द कंपनी कैन टेक फ्रॉम द पब्लिक? इज देयर एनी लिमिट एज पर कंपनीज एक्ट? कंपनी लॉ पढ़ा है? कोई लिमिट नहीं है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू कितनी रुपया है? 10 रुपया है। फेस वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स इज 10 रुपीज। अगर वो आज पब्लिक इशू लाते हैं तो पब्लिक इशू कितने में लाएंगे? द करंट मार्केट प्राइस इज 2600, 2600 रुपए के आसपास उनकी मार्केट प्राइस है, तो 10 रुपए का शेयर कितने में लाएंगे वो? 2600 रुपए। पेज इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी पता है? पेज इंडस्ट्रीज, जॉकीन पता होगा। उस पेज इंडस्ट्री का शेयर का, एक शेयर का कीमत पता है? मोर देन 40,000 रुपीज है। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10 रुपया। तो कंपनी अगर पब्लिक इशू लाती है तो 10 रुपए का शेयर कितने में इशू करेगी? 40,000 रुपए में, ठीक है। मिस्टर वॉरेन बफेट पता है? उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसके एक शेयर की कीमत कितनी है पता है? मार्केट प्राइस नहीं पता? 2.5 करोड़ रुपीस, ठीक है। इन इंडियन रुपीस कन्वर्ट करके 2.5 करोड़ रुपए एक शेयर की मार्केट प्राइस है। अपन नहीं खरीद पाएंगे, छोड़ दो, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको। तो सर इसका मतलब 10 रुपए का शेयर 2.5 करोड़ रुपए में भी इशू किया जा सकता है? जी हाँ। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम जितना चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जब मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके वक्त हम डिस्कशन करेंगे। तो ए लिमिटेड ये कंपनी है, इट इज गोइंग टू इशू शेयर्स, सॉरी, इट इज गोइंग फॉर ए पब्लिक इशू। पब्लिक इशू करने से पहले वो अंडरराइटर से जाके मिले। उस अंडरराइटर का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। पूरा एग्जांपल ध्यान देके सुनना, इससे आपका पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। ओके, सो पाटिल जी, कितने शेयर इशू किए कंपनी ने? 1 लाख। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100 रुपया। कितने में इशू किए? 100 रुपीज में, पार पे इशू किया, यानी 100 का शेयर कितने में इशू किया? 100 में। सो इशू साइज कितनी है? अमाउंट में बता सकते हो? व्हाट इज द इशू साइज? इशू साइज का मतलब होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करके टोटल कितना पैसा रेस करेगी। 1 लाख शेयर्स इंटू पर शेयर 100 रुपया मिलेगा, तो 100 लाख। 100 लाख मीन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, यानी 1 करोड़ रुपए का इशू साइज है। छोटा सा इशू साइज है, 1 करोड़ रुपया चाहिए भाई हमें। तो ये अंडरराइटर के पास गए, अंडरराइटर को बोले देखो भाई हमारी कंपनी नहीं है, पहली बार हम पब्लिक इशू कर रहे हैं, ना हम अंबानी है, ना हम अडानी है, ना हम टाटा है, ठीक है। सो पब्लिक हमें जानती नहीं है, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम पब्लिक इशू करेंगे तो पब्लिक हमारे, भले इशू साइज कम है लेकिन पब्लिक हमारे शेयर्स खरीदेंगे, इसकी कोई हमें गारंटी नहीं है। तो लेकिन हमारा बिजनेस अच्छा है,
ठीक है, वो अंडरराइटर को पूरा बिजनेस मॉडल समझाता है कि देखो इस पर्पस के लिए हमें बिजनेस पैसे चाहिए, ठीक है, आगे जाके बहुत प्रॉस्पेक्ट्स होगा हमारे बिजनेस में वगैरह वगैरह। शार्क टैंक में जैसे देखते हो ना, वैसा प्रेजेंटेशन दिया जाता है एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द अंडरराइटर्स, ठीक है। सो इनको बताया जाता है कि हमारा बिजनेस का आइडिया ऐसे ऐसे है वगैरह वगैरह, सब कुछ बता देंगे। ओके, तो ये अंडरराइटर को समझ जाता है पहले से कि बाबा इसका बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा है, चल पब्लिक अगर शेयर नहीं खरीदता तो मैं खरीद लूंगा, ठीक है, आई विल इन्वेस्ट द मनी इन दिस कंपनी, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आगे जाके इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होगा। तो ये अंडरराइटर्स दे आर रेडी टू मेक द इन्वेस्टमेंट। तो ये अंडरराइटर ने बोल दिया आई एम रेडी टू टेक लाइबिलिटी ऑफ 100%। कितने परसेंट की लाइबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं? इसका मतलब क्या होता है? यानी अभी पब्लिक इशू हुआ है या नहीं हुआ है? पब्लिक इशू होने से पहले अंडरराइटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगर पब्लिक एक शेयर भी नहीं खरीदता, कितने शेयर, इवन इफ द पब्लिक फेल्स टू बाई अ सिंगल शेयर आई विल बाई योर 100% शेयर्स। मतलब आपके सारे के सारे कितने, 1 लाख शेयर्स मैं खरीद लूंगा, चलो टेंशन मतलब जाओ बिंदास था, गो फॉर पब्लिक इशू, ठीक है। ये विश्वास दे दिया अंडरराइटर ने, कब दिया है? पब्लिक इशू होने से पहले ही बोल दिया, चिंता मत करो, अरे बिंदास रहो, 100% लाइबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। आई बिलीव ये समझा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखित में देंगे हम, हाँ बिल्कुल लिखित में देंगे, चिंता मत करो, साइन करते हैं, जाओ बिंदास। 1 करोड़ की तो बात है, हम पूरा 1 करोड़ लगा देंगे आपके बिजनेस में, बिंदास चाहिए। तो ये अंडरराइटर ने पब्लिक इशू कर दिया। पब्लिक इशू होने के बाद पता चला कि पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 75,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? अब मुझे बताइए अंडरराइटर्स को कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? पूरे 1 लाख या केवल बचे हुए 25,000? बचे हुए 25,000, ठीक है। ओके, सो ये जो 25,000 शेयर्स बचे हुए हैं वो आपने कैसे कैलकुलेट किए? 1 लाख का शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए थे, उसमें से पब्लिक ने खरीदे 75,000, बचे कितने? 25,000। सिंपल है सर, इसको ही शॉर्टफॉल कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ये कौन खरीद लेगा? मिस्टर एक्स। ओके, तो अब मुझे बताइए इसको, ये 25,000 शेयर्स को, ये अंडरराइटर की कौन सी लाइबिलिटी है? दिस इज नोन एज अंडरराइटर्स एक्चुअल लाइबिलिटी। इसको अंडरराइटर की कौन सी लाइबिलिटी कहते हैं? और पब्लिक इशू होने से पहले उसने तो कुछ वादा किया था, क्या वादा किया था? अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदते तो सारे के सारे शेयर्स, उसको कहते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? तो अंडरराइटर की ग्रॉस लाइबिलिटी कितने शेयर्स की थी? लेकिन एक्चुअल लाइबिलिटी उतनी आएगी ऐसा जरूरी नहीं। ग्रॉस लाइबिलिटी कब पता चलती है? पब्लिक इशू से के बाद या पब्लिक इशू से पहले? तो पब्लिक इशू से पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच द अंडरराइटर हैज डिसाइडेड टू अंडरराइट इज नोन एज ग्रॉस लाइबिलिटी। एंड व्हाट इज एक्चुअल लाइबिलिटी? द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच द अंडरराइटर हैज एक्चुअली परचेज्ड पोस्ट पब्लिक इशू इज नोन एज एक्चुअल। फर्क है दोनों में? ओके, वेरी गुड। जैसे अथराइज्ड कैपिटल पढ़ा था बचपन में, मैक्सिमम जितना कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, और इश्यूड कैपिटल एक्चुअली कंपनी ने, जैसे उसमें डिफरेंस है वैसे इसमें भी डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी, नहीं, लाइबिलिटी भी 2 टाइप की है, एक ग्रॉस एक एक्चुअल। ग्रॉस इज मैक्सिमम, पब्लिक इशू होने से पहले ही हमने वादा किया था इतने शेयर्स खरीदेंगे, दैट इज ओके। हमेशा मुझे बताइए ग्रॉस लाइबिलिटी 100% लेना जरूरी है क्या? नहीं। अब अंडरराइटर ने बोल दिया था कि बाबा आई विल टेक द लाइबिलिटी ओनली ऑफ 80%। 80% का मतलब क्या है? देखो 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदे तो मैं 1 लाख के 80% यानी कितने शेयर्स खरीदने का वादा करता हूं? 80। सर लेकिन इससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो सकता, लेकिन मेरा इतना ही कैपेसिटी, उससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं। तो ग्रॉस लाइबिलिटी हमेशा 100% होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ग्रॉस लाइबिलिटी अगर 100% है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? और वो 100% से कम है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल लाइबिलिटी। वो अंडरराइटर और कंपनी दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि लाइबिलिटी अंडरराइटर की ग्रॉस लाइबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए या पार्शियल। ओके, और एक्चुअल लाइबिलिटी तो पब्लिक इशू होने के बाद ही पता चलेगी, न वो आपकी कंट्रोल में है न वो मेरी कंट्रोल में। पब्लिक जितने शेयर्स खरीद लेगी, बचे हुए शेयर्स मैं खरीद लूंगा। आई बिलीव ये क्लियर हो गया। ओके, चलो ऑनलाइन वालों कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लीजिएगा। यस बिल्कुल अंजलि जी, ऐसा बहुत बार होता है कि अंडरराइटर सारे शेयर्स खरीदने का वादा कर लेता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक में आपने देखा होगा ना,
वो बोलते हैं कि आप बताओ कितना स्टेक चाहिए आपको, जितना बेचने के लिए तैयार है, हम इतना इतना स्टेक खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर आप 100% भी स्टेक बेचने के लिए तैयार हो तो विल बाय योर एंटायर कंपनी। सो ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। ओके चलो, सो दोस्तों यहाँ आने के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, सो देखो कंपनी ने अंडरराइटर को अपॉइंट किया। कब अपॉइंट किया अंडरराइटर्स को? पब्लिक इशू होने से पहले। ठीक है, पब्लिक इशू होने से पहले कंपनी ने बोल दिया कि वी आर गोइंग फॉर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स। ठीक है, सो अंडरराइटर आर यू रेडी टू अंडरराइट? वो बोला ठीक है, आई एम रेडी टू अंडरराइट, अंडरटेक 100% लेगी। मतलब पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो कितने शेयर्स में खरीद लूंगा? 100% शेयर्स में खरीद लूंगा। ठीक है चलो, फिर कंपनी वेंट फॉर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में पब्लिक को शेयर्स इशू किए गए। पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है? 70,000। गिरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उठा लीजिएगा। ओके, सो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 1 लाख। पब्लिक ने कितने खरीदे हैं? 70,000। बचे कितने? ये बचे हुए 30,000 शेयर्स कौन खरीद लेगा? इसको हम अंडरराइटर की कौन सी लायबिलिटी कहेंगे? एक्चुअल लायबिलिटी। तो अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी? 1 लाख शेयर्स। ठीक है, सो 1 लाख शेयर्स वाज द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, बट एक्चुअल लायबिलिटी इज ओनली 30,000। यहां तक का डिस्कशन एकदम क्लियर? चलो फाइन। तो इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको कमीशन का डिस्कशन अपना कल की सत्र में होने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन वगैरह वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम बस लायबिलिटी के कैलकुलेशन के ऊपर एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट? चलो, सो गिव द हेडिंग चैप्टर 1 अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। हेडिंग दीजिएगा अपनी नोटबुक में, चैप्टर 1 अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। ऑनलाइन वालों आपने भी साइमल्टेनियसली शुरू करना है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? रोशनी जी, प्रिंसी, मिस्टी, कृष्णा, ऋषि पांडे, हिमांशु जी, मेघा, लविशा, अतुल, शुभम। हाँ यार, शुभम कैसे नहीं आया पता नहीं। शुभम को पता तो था बैच स्टार्ट हो रही है। दीजिए याद मत दिलाइएगा, नहीं तो डाउट डाउट की दुकान अपनी अभी तक आई नहीं है। ओके चलो, हाँ नहीं आज ये भी नहीं है ना डाउट पूछने के लिए, वॉइस फीचर नहीं ना, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, पहले लिखिएगा द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी। एक स्टेटमेंट लिखना है, हेडिंग दिया ना चैप्टर 1 वगैरह। ओके चलो, उसके बाद पहला पॉइंट लिखिएगा द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर। The contract between company and underwriter is a contract of indemnity. Is a contract of indemnity. The contract between company and underwriter is the contract of indemnity. Okay, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखना द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी includes the following clauses. The contract of indemnity includes the following clauses. Contract of indemnity में clauses होते हैं. On the next line, clause 1, liability clause. Clause 1, कौन सा clause है ये? Liability clause. Okay. उसके नीचे liability clause के नीचे next line पे लिखिएगा as per Companies Act, as per Companies Act, the company needs to comply with, the company needs to comply with, as per Companies Act, the company needs to comply with the condition of minimum subscription. As per Companies Act, the company needs to comply with the condition of minimum subscription.
of 90%. The company needs to comply with the condition of minimum subscription of 90% for allotment of shares to general public. For allotment of shares to general public. नेक्स्ट लाइन पे, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद दिस कंडीशन, नेक्स्ट लाइन पे लिखना सेकंड पॉइंट इसमें लाइबिलिटी क्लॉज में, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द कंडीशन, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द कंडीशन द कंपनी अपॉइंट्स underwriters. In order to comply with the condition, the company appoints underwriters to make good the shortfall. The company appoints underwriters to make good the shortfall. लिख दिया? ओके अब नेक्स्ट लाइन पे लिखना, द लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स is classified as, the liability of the underwriters is classified as, liability लिखना और liability के नीचे यस दो सब क्लासिफिकेशन करना है, एक ग्रॉस लाइबिलिटी और एक एक्चुअल लाइबिलिटी. हाँ स्क्रीन पे जैसे वैसे ग्रॉस लाइबिलिटी और एक्चुअल लाइबिलिटी. सो ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब क्या, आफ्टर पब्लिक इशू वाली या बिफोर, उसके नीचे लिखिएगा, इट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, it is the maximum liability of the underwriter, it is the maximum liability of the underwriter which is decided prior to public issue. It is the maximum liability of the underwriter which is decided prior to public issue. It is the maximum liability of the underwriter which is decided prior to public issue. Actual liability के नीचे लिख देना, it is the actual number of shares, it is the actual number of shares which the underwriter is liable to purchase. Is the actual number of shares which the underwriter is liable to purchase after public issue. It's the actual number of shares which the underwriter is liable to purchase after public issue. पब्लिक इशू होने के बाद ये एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स है जो अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे. ठीक है, चलो आई बिलीव यहां तक समझा. एक छोटा सा क्वेश्चन ना आपके खिदमत में पेश किया जाएगा. तैयार हो सभी लोग? जी हाँ सर हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आपकी खिदमत में पेश किया गया. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो ए लिमिटेड, ठीक है सब लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे. देखो एग्जामिनेशन में गलती कहां होती है बता देते हैं. अकाउंट्स और एफएम की पेपर में लोग डायरेक्टली दे यानी फास्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, दे डायरेक्टली ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. ठीक है, आता रहता है, बहुत सारी चीजें आती रहती है, तो फास्ट फास्ट में करने की कोशिश करते हैं. अच्छी बात है फास्ट में करना, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जिसमें पेशेंस होना जरूरी है, और उसमें से ये एक चीज है जहां पे आपके पास अच्छे खासे पेशेंस होनी जरूरी है. अब एग्जामिनेशन में जाके डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेशेंस तो डेवलप नहीं होंगे, तो जब हम क्लास में सॉल्व करेंगे तो वो वही सीखेंगे. ठीक है, बस आंसर निकालना ही नहीं सीखेंगे, लेकिन आंसर कैसे निकाला जाता है तरकीब सीखते हैं. ठीक है, सो पहले जब भी हम क्लास में सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सभी लोगों ने साथ में रीड करना है. हाँ 90% ऑफ द क्वेश्चन गेट सॉल्व वंस यू रीड इट यस केयरफुली. तो एकदम आराम से, एकदम केयरफुली यू नीड टू रीड, आराम से, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को समझ लो.
ठीक है। सो प्लेन रीडिंग नहीं है, ऐसा ऊपर ऊपर से किया ऐसा नहीं है, सर रीड करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अपन सिर्फ बैठ के सुनो, पैसा अपन ने किस चीज का दिया है, सुनने का है ना, ऐसा नहीं है, सोचने का भी दिया है। ओके सो सब लोग साथ में रीड करेंगे, सब लोग साथ में सोचेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 20,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज एट, इशू कैसे हुआ है? ठीक है, यानी 10 रुपए का शेयर कितने में इशू किया? वेरी गुड। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर विद कंप्लीट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? 100% लाइबिलिटी एंड 4% कमीशन। कमीशन के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन किया, बाद में देख लेते हैं। ठीक है, सो कमीशन को फिलहाल इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, कमीशन का कैलकुलेशन कल के सत्र में हम डिस्कस करेंगे, तब कमीशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 12,000 शेयर्स। ओह माय गॉड, कितने शेयर्स इशू किए थे? कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 20 लाख। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट लाइबिलिटी एंड कमीशन। हम सिर्फ लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन हम करने वाले नहीं। पर क्या कैलकुलेट करना, वो तो काफी आसान है, हमने तो कैलकुलेट कर भी दी। कितना? 20,000 माइनस 12,000, 20,000 शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स खरीद लिए, लाइबिलिटी कितनी आ गई? 8,000। कहानी खत्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम सॉल्व करना सिखाने वाले नहीं है, हमने पहले बताया था। चलिए लिखिएगा अपने नोटबुक में, गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी। और जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे सॉल्व करवाने के पीछे वजह क्या है। हेडिंग देना है नोटबुक में अपने, कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी। क्वेश्चन लिखने के लिए चाहिए तो 4-5 लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगा, उसमें से आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा। पहले 3-4 क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक के नहीं है, बाकी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, तो पहले 3-4 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, 4-5 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे काफी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर है। ओके, फॉर्मेट देख लीजिएगा, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनेगा। नहीं, यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं बनेगा, लाइन मारना जरूरी है। ठीक है, नोटबुक पे, और उसके लिए अपने पास स्केल होनी जरूरी है। ओके सो फ्री हैंड लाइन बहुत सारे लोग मारते हैं, ऐसा मत करो, लाइन मारते वक्त भी सिस्टमेटिकली मारना जरूरी है जादू जी, बराबर या नहीं? ओके सो फॉर्मेट 5 से 6 लाइंस का चाहिए, पूरा पेज लाइन मत मारो। बहुत लोगों को लाइन मारना अच्छा लगता है तो पूरा पेज लाइन मार लेता है, ऐसा नहीं करना है। 5-6 लाइंस काफी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। सीरियल नंबर 1, शुरुआत देखो कैसे होती है लाइबिलिटी के कैलकुलेशन की। शुरुआत होती है ग्रॉस लाइबिलिटी, और वो भी परसेंटेज से। ठीक है, पहले हम लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी किसमें? परसेंटेज में। परसेंटेज में लाइबिलिटी कितना परसेंट थी? यानी पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो सारे के सारे शेयर्स अंडरराइटर खरीदने वाला था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। ओके, तो ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज। अब इसी ग्रॉस लाइबिलिटी जो परसेंटेज में है उसको आप लिखोगे शेयर्स में। किसमें लिखोगे? शेयर्स में। मतलब क्या? कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 20,000। अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो सारे के सारे शेयर्स खरीदने का वादा अंडरराइटर ने किया था। तो ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 20,000, तो परसेंटेज में 100% है, शेयर्स में 20,000 शेयर्स की लायबिलिटी। उसमें से क्या सारे के सारे शेयर्स अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे? लेकिन वाकई नहीं, तो उसमें से कुछ शेयर्स किसने खरीदे हैं, तो जितने पब्लिक ने खरीदने वो माइनस करने होते हैं। उसको हम कहते हैं क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने जितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए हमने क्रेडिट दिया। अब पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? ओके 12,000, तो क्या पूरे 12,000 शेयर्स का क्रेडिट मिल जाएगा अंडरराइटर को? जी हाँ। अब ये शेयर्स अंडरराइटर ने खरीदने की जरूरत नहीं, तो अंडरराइटर को फिर बचे हुए शेयर्स खरीदने हैं। बचे हुए कितने शेयर्स हैं? 8,000। तो ये अंडरराइटर की कौन सी लायबिलिटी आएगी? एक्चुअल लायबिलिटी। ओके
देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सभी को समझ में आ गया? ओके, सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। कमीशन का कैलकुलेशन हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आज होमवर्क के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। जेके लिमिटेड issued 50,000 shares. JK Limited issued 50,000 shares of face value 10 at 15, यानी इश्यूज एट पार और एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया है। ऊपर का आंसर हो गया था ना सभी का, उसमें किसी को डाउट भी नहीं है। वेरी गुड। सो जेके लिमिटेड इशूड 50,000 shares of face value 10 at rupees 15. Mr. A is appointed as underwriter with 60% liability. कंप्लीट वाला केस है या पार्शियल वाला केस है? वेरी गुड। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर विद 60% लाइबिलिटी। पब्लिक सब्सक्रिप्शन डैश करके लिखना 30,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 30,000 शेयर्स। आपको कैलकुलेट करनी है लाइबिलिटी। ये आपको होमवर्क के कोई भी अभी आंसर नहीं देगा। कैलकुलेट लाइबिलिटी, बस लाइबिलिटी कैलकुलेट करके आना है कल की सत्र में, बस इतना ही होमवर्क है। ओके, और जैसे कि आपने पहले लेक्चर में देखा है कि यहाँ पे टाइम पास होता नहीं है, तो एक दिन मिस करोगे तो बहुत सारा डिस्कशन मिस होगा, ठीक है। सो पहली चीज तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर गलती से कोई लेक्चर मिस करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले वाला लेक्चर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के आए, ठीक है। सो नहीं तो दूसरे वाले दिन का लेक्चर समझना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कल जो बच्चे आएंगे उनको कैसे समझेगा एक्चुअल लाइबिलिटी क्या है, ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए कृपया एब्सेंट मत रहना। फेस टू फेस वालों आपके लिए खास करके इंस्ट्रक्शन यही है, ऑनलाइन वालों आपके लिए भी। सो हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर है कितने बजे? ओके, 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद आपका अगला लेक्चर शुरू हो जाएगा। ओके, हाँ। सो आज चारों लेक्चर्स हैं, नाश्ता करके आना है, ठीक है। कैपेसिटी खत्म हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। 4 लेक्चर। अब मॉड्यूल 1 की जिनको आदत है उनको टेंशन नहीं है, लेकिन मॉड्यूल 1 की जिनको आदत नहीं है उनको लगातार बैठना थोड़ा मुश्किल जाता है, तो पेट पूजा करके आइएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ऑनलाइन वालों टाटा बाय बाय, फिर से जुड़ जाइएगा नए लेक्चर के लिए।